नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा की एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर, क्रिया यानी वर्ब। हाँ, बिल्कुल। क्रिया के बिना तो कोई वाक्य पूरा ही नहीं होता है, उसमें जान ही नहीं आती। सही कहा। अक्सर हम बोलते हुए या लिखते हुए शायद उतना ध्यान नहीं देते, पर यह है बहुत महत्वपूर्ण। आज हमारे पास कुछ जैसे परीक्षा में आए सवाल और उनके जवाब हैं। अच्छा। तो उन्हीं के आधार पर हम क्रिया की बारीकियों को, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो मकसद ये है कि क्रिया क्या है, उसके अलग अलग रूप, उसका इस्तेमाल, ये सब आसान भाषा में समझ आ जाए। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। तो सबसे पहले, ये क्रिया है क्या चीज आखिर, मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले, बस वही क्रिया है। करना या होना? हाँ, जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, ये सब काम है। या फिर होना भी, जैसे मैं हूं, तुम थे। हाँ, एक उदाहरण भी था हमारे पास। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, तो इसमें सोता है क्रिया हो गई। एकदम सही, क्योंकि इससे बच्चे के एक काम यानी सोने का पता चल रहा है। क्रिया बताती है कि वाक्य में हो क्या रहा है, एक्शन क्या है। या कोई एक्शन नहीं है तो क्या स्थिति है, जैसे आपने कहा होना। हाँ, बिल्कुल। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, अब इसमें है क्रिया है, कोई काम नहीं हो रहा, पर एक स्थिति, एक तथ्य बताया जा रहा है। तो क्रिया वाक्य के लिए बहुत जरूरी है। ये बताती है कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता क्या कर रहा है या क्या है। बिल्कुल, इसके बिना तो वाक्य अधूरा है। अच्छा, मैंने क्रिया के साथ एक और शब्द सुना है, धातु। हमारे स्रोतों में भी इसका जिक्र है। ये क्या होता है? सुना है संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। हाँ, कहते हैं। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है हिंदी समझने के लिए। अच्छा, कैसे? धातु असल में क्रिया का मूल रूप है, वो सबसे छोटा हिस्सा जिसमें क्रिया का असली मतलब छिपा होता है। मूल रूप जैसे लिख, ये एक धातु है। अब इसी लिख से आप लिखना, लिखता है, लिखेगा, लिखा, ये सारे शब्द बनाते हैं। ओ, तो लिख बेस है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर धातु में ना प्रत्यय लगाकर हम सामान्य क्रिया रूप बनाते हैं, जैसे लिख प्लस ना इज इक्वल टू लिखना। तो धातु उस क्रिया का, कह सकते हैं, बीज है। बीज, हाँ, ये अच्छा है। मतलब उसी बीज से क्रिया के अलग अलग रूप निकलते हैं। एग्जैक्टली। स्रोतों में धातु के 2 प्रकार भी बताए थे, मूल और यौगिक। ये क्या है? हाँ, मूल धातु वो है जो स्वतंत्र होती है, किसी और शब्द पर निर्भर नहीं करती, जैसे जा, खा, पी, पढ़, ये अपने आप में पूरी हैं। ठीक है। और यौगिक? यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती, वो या तो किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे चल, मूल से चला, चलाना, या कभी कभी 2 धातुएं मिलकर भी यौगिक धातु बना लेती हैं। अच्छा, जैसे चल देना। हाँ, ये भी एक उदाहरण हो सकता है। यौगिक धातु भाषा को नए नए क्रिया शब्द बनाने की शक्ति देती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि भाषा कैसे अपने आप को डेवलप करती है। इसी से मिलती जुलती एक और चीज थी, नाम धातु क्रिया। ये मुझे हमेशा से बड़ी मजेदार लगती है। हाँ, ये हिंदी की एक खासियत है। नाम धातु क्रिया वो होती है जो संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन या विशेषण, एडजेक्टिव शब्दों से बनती है। अरे वाह! जैसे? सोचिए, हाथ है एक संज्ञा, शरीर का अंग, पर इससे क्रिया बन गई हथियाना। हाँ, सही बात है। या अपना एक सर्वनाम है, उससे क्रिया बनी अपनाना। और विशेषण से? जैसे चिकना। बिल्कुल, चिकना से चिकनाना। भाषा कितनी फ्लेक्सिबल है, वो नाम वाले शब्दों को भी काम वाले शब्दों में बदल देती है। कमाल है। एक उदाहरण भी था, मच्छर भिन भिनाते हैं, यहां भिन भिनाते क्रिया हुई जो भिन भिन आवाज से बनी है। हाँ, ये आवाज वाले शब्दों से भी बनती हैं। हिन हिनाना, खटखटाना। ये दिखाता है कि क्रिया सिर्फ पारंपरिक काम नहीं, बल्कि आवाजें या दूसरी चीजों को भी दर्शा सकती है। निश्चित रूप से ये भाषा को बहुत जीवंत बनाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्रिया का उसके कर्म यानी ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिश्ता है? आपने जरूर सुना होगा सकर्मक और अकर्मक। हाँ, ये तो बहुत ही फंडामेंटल है। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। हमारे स्रोतों में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, स्कूल में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। सकर्मक, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। बिल्कुल, आसान तरीका यह है सोचने का, सकर्मक क्रिया वो है जिसे अपना असर दिखाने के लिए एक शिकार चाहिए, यानी कर्म, ऑब्जेक्ट। क्रिया का फल कर्ता, सब्जेक्ट पर नहीं, कर्म पर पड़ता है। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे? जरूर। जैसे शाम आम खाता है,
यहाँ क्रिया है खाना। अब सवाल पूछिए, कौन खाता है? जवाब मिला श्याम, ये करता है। फिर पूछिए, क्या खाता है? जवाब मिला आम। आम। तो खाने का असर किस पर पड़ रहा है? आम पर। वो खत्म हो रहा है ना? तो आम यहाँ कर्म है और खाना सकर्मक क्रिया है। समझ गई। मतलब क्रिया को अपना काम पूरा करने के लिए या अपना असर दिखाने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, तो फिर अकर्मक इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अकर्मक मतलब बिना कर्म के। एकदम सही। अकर्मक क्रियाओं का फल या असर सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। उन्हें किसी बाहरी कर्म की जरूरत नहीं होती। जैसे श्याम सोता है। कौन सो रहा है? श्याम, कर्ता। सोने का असर किस पर पड़ रहा है? शाम पर ही। बस, यहां कोई कर्म नहीं है। इसलिए सोना, हंसना, रोना, जाना, आना, उठना, बैठना, ये सब आमतौर पर अकर्मक क्रियाएं हैं। अच्छा, ये फर्क समझना तो बहुत जरूरी है वाक्य बनाने और समझने के लिए। बिल्कुल। लेकिन स्रोतों में एक और चीज थी, द्विकर्मक क्रिया, डाय ट्रांजिटिव। द्वि मतलब दो, तो दो कर्म वाली क्रिया। हाँ, बिल्कुल। ये सकर्मक क्रिया का ही एक प्रकार है, लेकिन खास तरह का। इसे अपना मतलब पूरा करने के लिए वाक्य में दो कर्मों की जरूरत पड़ती है। दो कर्म कैसे? इसमें एक होता है मुख्य कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर क्रिया का सीधा असर पड़ता है, और एक होता है गौण कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए या जिसको क्रिया की जाती है। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ क्रिया है दी। अब पूछिए क्या दी? पुस्तक। तो पुस्तक हुआ मुख्य कर्म। अब पूछिए किसे दी? विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी को हुआ गौण कर्म। यहाँ दो कर्म है, इसलिए देना यहाँ द्विकर्मक है। ये तो काफी सीधा है। पर एक स्रोत में उदाहरण दिया था, दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयां खाते हैं। इसे भी द्विकर्मक कहा गया था। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। यहाँ खाते हैं क्रिया है। क्या खाते हैं? मिठाइयाँ। ये तो एक ही कर्म लग रहा है। दीप जलाकर को दूसरा कर्म कैसे माना? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पारंपरिक व्याकरण के हिसाब से खाना क्रिया यहाँ मिठाइयाँ एक ही कर्म ले रही है। दीप जलाकर तो एक तरह से क्रिया विशेषण वाक्यांश जैसा काम कर रहा है। कैसे खाते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। हो सकता है उस स्रोत की व्याख्या थोड़ी अलग हो, या वो वाक्य के पूरे संदर्भ को देख रहे हो। कभी कभी व्याख्याएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन द्विकर्मक का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, दो कर्मों की जरूरत। जैसे देना, बताना, पूछना, सिखाना, सुनाना, ये क्रियाएं अक्सर द्विकर्मक होती हैं। अच्छा, मैंने उसे एक कहानी सुनाई। इसमें कहानी मुख्य कर्म और उसे गौण कर्म हुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। तो कर्म के आधार पर मुख्य भेद हुए सकर्मक और अकर्मक। अब क्या क्रियाओं के और भी प्रकार हैं जो जानने जरूरी हैं? सहायक क्रिया और योजक क्रिया का भी जिक्र था। हाँ, ये भी बहुत आम है और बहुत जरूरी है वाक्य बनाने के लिए। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो मुख्य क्रिया की मदद करती है। मदद करती है किस तरह? उसका काल बताने में या उसका भाव बताने में। जैसे है, था, रहा है, रहे थे, चुका है, गा, गी, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। अच्छा, वाक्य में कैसे? जैसे तुम खेल रहे थे, इसमें मुख्य क्रिया तो खेलना है, लेकिन रहे थे क्या बता रहा है? कि काम भूतकाल में चल रहा था। बिल्कुल। तो रहे थे यहां सहायक क्रिया है। या सुरेश चिल्ला रहा है में रहा है सहायक क्रिया है। ठीक है। और योजक क्रिया, लिंकिंग वर्ब। स्रोत में उदाहरण था, चूड़ी अच्छी थी। इसमें थी को योजक बताया गया। ये क्या जोड़ रही है? ये कर्ता चूड़ी को उसके पूरक अच्छी से जोड़ रही है। पूरक मतलब वो शब्द जो कर्ता के बारे में कुछ बता रहा हो, उसकी विशेषता या पहचान। अच्छा। योजक क्रिया कोई मुख्य काम या एक्शन नहीं दिखाती, बल्कि कर्ता और उसके पूरक के बीच एक संबंध स्थापित करती है। जैसे अंग्रेजी में इज, एम, आर, वॉज, वर होती हैं। वह एक डॉक्टर है, इसमें है योजक क्रिया है। समझ गए। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती है उसका टेंस वगैरह बताने, और योजक क्रिया कर्ता को उसकी विशेषता या पहचान से जोड़ती है। बिल्कुल। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट था क्रियात्मक संज्ञा, वर्बल नाउन। जब क्रिया ही संज्ञा बन जाए। हाँ, ये भी खूब होता है हिंदी में। जब क्रिया का रूप वाक्य में संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो, खासकर कर्ता की जगह पर। जैसे जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ टहलना
जो असल में एक क्रिया है, वो इस वाक्य का सब्जेक्ट बन गई है ना? हाँ, बात तो टहलना के बारे में हो रही है। तो यहाँ टहलना क्रियात्मक संज्ञा है। स्रोत में ये भी लिखा था कि ये आमतौर पर एकवचन और पुल्लिंग रूप में होती है। लेकिन एक और वाक्य था, तुम्हारा आना खुशी की बात है। स्रोत में आना को क्रिया के रूप में प्रयुक्त बताया गया, जबकि ये भी तो टहलना जैसा ही लग रहा है, संज्ञा जैसा। ये थोड़ी बारीकी की बात है। देखिए, दोनों नजरिए संभव हैं। आना यहाँ संज्ञा की तरह भी लग रहा है, आने का कार्य, लेकिन वाक्य के भाव में ये अभी भी एक क्रिया का एहसास दे रहा है। जब तुम आए। अच्छा। कभी कभी क्रिया का रूप संज्ञा जैसा काम करता है, पर उसमें क्रिया का भाव भी रहता है। ये थोड़ी सी ग्रे एरिया वाली बात हो जाती है कभी कभी। महत्वपूर्ण यह है कि वाक्य में उसका फंक्शन क्या है। ये भाषा की अपनी जटिलताएं हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सातत्य बोधक क्रिया का जिक्र था, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। जी। ये शायद वही है जो काम के जारी रहने का भाव दे। हाँ बिल्कुल, जिससे पता चले कि काम लगातार हो रहा है, रुका नहीं है। जैसे उदाहरण था, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। खेल रहे हैं मतलब अभी भी खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये सीधे सीधे क्रिया के काल टेंस से जुड़ा है, जैसे अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस काल। एक स्रोत में उदाहरण था, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं। इसमें रहा हूं यही निरंतरता दिखा रहा है। काल की बात आई तो क्रिया के साथ लिंग, जेंडर का क्या चक्कर है। एक स्रोत में बड़ी अजीब सी बात लिखी थी कि भूतकाल में जब कर्ता के साथ ने लगता है तो क्रिया का लिंग कर्ता के हिसाब से नहीं बल्कि कर्म के हिसाब से बदलता है। अजीब नहीं? ये हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण नियम है, अंग्रेजी से बिल्कुल अलग। हाँ वही तो। इसे ने परसर्ग का नियम कहते हैं और ये सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में होता है। उदाहरण देखिए, राम ने रोटी खाई थी। राम तो पुल्लिंग है। हाँ, पर क्रिया देखिए, खाई थी। हाँ। ये स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि कर्म रोटी स्त्रीलिंग है। बिल्कुल। अब दूसरा उदाहरण, सीता ने खाना खा लिया था। सीता स्त्रीलिंग है, पर क्रिया है खा लिया था, ये पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि कर्म खाना पुल्लिंग माना जाता है। एकदम सही। ये दिखाता है कि हिंदी में क्रिया का रिश्ता कर्म से कितना गहरा हो सकता है, खासकर इस स्थिति में। वाह, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है सही हिंदी लिखने के लिए। स्कूल में इसमें बहुत गलतियां होती थी। हाँ, ये आम बात है। अच्छा, एक शब्द वाच्य भी आया था। कहा गया कि क्रिया के रूप बदलने को वाच्य कहते हैं। ये वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाला टॉपिक है क्या? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। हाँ, वाच्य वही है। ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि वाक्य में जोर कर्ता पर है, कर्तृवाच्य, कर्म पर है, कर्मवाच्य, या क्रिया के भाव पर है, भाववाच्य। क्रिया का रूप इसी हिसाब से बदलता है। अच्छा। इस पर कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं। एक और थोड़ा तकनीकी शब्द था, साधित सकर्मक धातु। साधित सकर्मक धातु, ये क्या है? ये वो सकर्मक धातुएं या क्रियाएं हैं जो मूल अकर्मक धातुओं से बनाई जाती हैं, प्रत्यय लगाकर। जैसे उठना अकर्मक क्रिया है, इससे सकर्मक बना उठाना। गिरना अकर्मक से गिराना, सकर्मक। सोना अकर्मक से सुलाना, सकर्मक। ये भी भाषा की शब्द बनाने की क्षमता का उदाहरण है। बाप रे, क्रिया के कितने पहलू हैं। मतलब लगता आसान है पर है काफी गहरा। हाँ, भाषा की हर चीज की तरह। चलिए अब जरा कुछ वाक्यों में क्रिया पहचान कर देखते हैं। एक वाक्य था, बच्चा रोज 8 बजे सोता है। इसमें क्रिया क्या है? इसमें साफ है, सोता है। हाँ। और दूसरा, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इसमें क्रिया है, देख रहा है। एक शब्द की भी हो सकती है जैसे सोता, और एक से ज्यादा शब्दों की भी जैसे देख रहा है। बिल्कुल। देख रहा है में देख मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया। दोनों मिलकर क्रिया पदबंध बना रहे हैं। और अंत में एक स्रोत में क्रिया का पद परिचय की बात की गई थी। ये क्या होता है? क्रिया का पूरा बायोडेटा। हाँ, एक तरह से वही। पद परिचय का मतलब होता है वाक्य में आए किसी शब्द का पूरा व्याकरणिक परिचय देना। क्रिया के मामले में क्या क्या बताते हैं? क्रिया के पद परिचय में हम बताते हैं कि उसका भेद क्या है, सकर्मक, अकर्मक आदि। उसका वाच्य क्या है, कर्तृ कर्म भाव। पुरुष कौन सा है, उत्तम, मध्यम, अन्य। लिंग क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन क्या है, एक वचन, बहुवचन। काल कौन सा है, वर्तमान, भूत, भविष्य। और वाक्य में उसका संबंध किस शब्द से है,
कर्ता से, कर्म से। ओह, ये तो पूरी कुंडली हो गई क्रिया की। हाँ, ये भाषा का गहरा विश्लेषण है। समझ गई। तो आज हमने क्रिया की दुनिया में वाकई काफी गहरी डुबकी लगाई। हाँ बिल्कुल। हमने समझा कि क्रिया क्या है, उसका मूल तत्व धातु क्या है और कैसे नाम धातु जैसी क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम से भी बन जाती हैं। हमने कर्म के आधार पर सबसे जरूरी भेद समझे, सकर्मक और अकर्मक और द्विकर्मक को भी छुआ। हाँ, और साथ ही सहायक और योजक क्रियाओं के काम को भी समझा, जो वाक्य बनाने में कितनी मदद करती हैं। क्रियात्मक संज्ञा का कॉन्सेप्ट भी देखा, जब क्रिया खुद संज्ञा का काम करने लगती है। और ये भी जाना कि कैसे क्रिया काल और लिंग के अनुसार अपना रूप बदलती है, खासकर हिंदी का वो अनोखा ने वाला नियम। बिल्कुल। और आखिर में वाक्यों में क्रिया को पहचानना और उसके पद परिचय यानी पूरे विश्लेषण के बारे में भी बात की। मुझे लगता है ये सारी बातें हिंदी को और बेहतर तरीके से बोलने, लिखने और समझने में यकीनन बहुत मदद कर सकती हैं। निश्चित तौर पर। अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में या लिखते समय इन चीजों पर थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो शायद हमारी भाषा और भी साफ और असरदार हो सकती है। बिल्कुल। क्रियाओं का सही इस्तेमाल ही विचारों को सही ढंग से सामने वाले तक पहुंचाने की कुंजी है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। आज हमने क्रिया के कई रूप देखे। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं मैंने राम से पत्र लिखवाया, तो इसमें लिखवाया किस तरह की क्रिया होगी? हमारे सूत्रों में एक हिंट था प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये वाक्य कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच के रिश्ते के बारे में क्या खास बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर और क्रियाओं की अपनी समझ को और मजबूत कीजिएगा। बिल्कुल। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक गुत्थी पर बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा टॉपिक जो कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सकर्मक क्रिया। हमारे पास कुछ सामग्री है, जैसे कुछ नोट्स हैं, उदाहरण हैं, जो स्कूलों में, किताबों में अक्सर मिलते हैं। तो आज का हमारा मकसद है सकर्मक क्रिया को ठीक से समझना। यह है क्या, अकर्मक से अलग कैसे है और वाक्यों में पहचानना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये सकर्मक क्रिया आखिर होती क्या है? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, पर देखिए सकर्मक शब्द में ही इसका मतलब छुपा है। स मतलब सहित और कर्मक मतलब कर्म के। तो कर्म के साथ मतलब ऐसी क्रिया, ऐसा वर्ब जिसके काम का असर, उसका फल कर्ता यानी सब्जेक्ट पर न पड़कर किसी और चीज यानी कर्म या ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। कर्ता काम जरूर करता है, पर असर कर्म पर दिखता है। अच्छा, असर कर्म पर। ठीक है, तो फिर इसका उल्टा मतलब अकर्मक क्रिया, वो इससे कैसे अलग हुई? हाँ बिल्कुल। अकर्मक मतलब अ यानी बिना कर्म के। तो बिना कर्म के इसमें क्रिया का असर और उसका फल दोनों कर्ता पर ही पड़ते हैं। उसे अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी कर्म की जरूरत ही नहीं होती। कोई उदाहरण? जैसे शीला हंसती है, अब हंसने का असर किस पर है? शीला पर ही है। हाँ, शीला पर ही है। तो हंसना यहाँ अकर्मक क्रिया हुई। लेकिन अगर कहें शीला ने सेब खाया, हाँ, तो खाने का काम शीला ने किया, हाँ, पर असर किस पर हुआ? सेब पर। हाँ। सेब खत्म हो गया, तो खाना यहाँ सकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसे सेब जैसा कर्म मिला। समझ गया। सकर्मक में असर कर्म पर, अकर्मक में कर्ता पर। यह मुख्य अंतर है। बिल्कुल। चलिए, अब हमारे पास जो सामग्री है उसमें से कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह अपना सिर खुजलाता है। यहाँ खुजलाना सकर्मक क्यों है? यहाँ देखिए काम क्या हो रहा है खुजलाने का। कौन कर रहा है? वह यानी कर्ता। हाँ, लेकिन खुजलाने का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? सिर पर। बिल्कुल, सिर यहाँ कर्म है। कर्ता का काम कर्म को प्रभावित कर रहा है, इसलिए खुजलाना सकर्मक है। आप सोचिए, अगर सिर्फ कहें वह खुजलाता है, हाँ, अधूरा लगता है। क्या खुजलाता है, ये सवाल आता है मन में। बस यही अधूरापन बताता है कि क्रिया को कर्म चाहिए। सही है। अच्छा, कुछ और उदाहरण है जहां तुलना की गई है। जैसे एक तरफ है रमेश ने खिलौने खरीदे और दूसरी तरफ हाथी सो रहा था। या फिर सतीश ने केले खरीदे और इसकी तुलना में राजू सदा रोता रहता है। तो यहाँ खरीदना सकर्मक है, लेकिन सोना या रोना अकर्मक। ये क्यों? फिर से वही बात, खरीदना क्रिया को देखिए। रमेश ने क्या खरीदा? खिलौने। सतीश ने क्या खरीदा?
केले। हाँ, कर्म मौजूद है, खिलौने, केले। और खरीदने का असर इन कर्मों पर पड़ रहा है, वो चीजें कर्ता के पास आ गईं। लेकिन सोना, हाथी सो रहा है, सोने का सारा असर हाथी पर ही है ना? हाँ, बिल्कुल। और रोना, राजू रो रहा है, तो उसका असर भी राजू पर ही है। इन क्रियाओं को सोना, रोना, इन्हें कर्म की जरूरत ही नहीं है अपना अर्थ बताने के लिए। वो अपने आप में पूरी हैं, इसलिए ये अकर्मक है। अच्छा। तो क्रिया के स्वभाव पर निर्भर करता है कि उसे कर्म चाहिए या नहीं। एक और उदाहरण है, श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है। यहाँ लिखना सकर्मक क्यों है? बाएं हाथ से कर्म नहीं है क्या? नहीं, बाएं हाथ से तो क्रिया करने का तरीका बता रहा है, जिसे हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। कर्म वो है जिस पर क्रिया का सीधा असर पड़े। तो श्याम क्या लिख रहा है? पाठ। हाँ, पाठ। लिखने का असर पाठ पर पड़ रहा है, वो कागज पर आ रहा है, बन रहा है, इसलिए लिखना सकर्मक है। सोचिए, पढ़ना, देखना, बनाना, पीना, ये सब क्रियाएं भी आमतौर पर सकर्मक होती हैं। इन्हें कुछ चाहिए होता है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, क्या बनाना है, क्या पीना है। हाँ, बात तो सही है। ये क्रियाएं जैसे कर्म मांगती ही हैं, लेकिन कुछ उदाहरण मुझे थोड़े से अलग लगे। जैसे, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। दिलचस्प है। और एक और, विपदा मुझे घबराती है। यहाँ ललचाना और घबराना, ये तो भावनाएं हैं। ये सकर्मक कैसे हुई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ कर्ता और कर्म का रूप थोड़ा अलग है, जिसे हम आमतौर पर सोचते हैं उससे। पहले वाक्य को देखें, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। यहाँ ललचाने का काम कौन कर रहा है? ये चीजें। सही। तो ये चीजें कर्ता हुई, लेकिन इनका असर किस पर पड़ रहा है? ललच कौन रहा है? तुम्हारा जी। बिल्कुल। तो जी यहाँ कर्म है, चीजें करता है और उनका असर जी कर्म पर पड़ रहा है। अब दूसरा वाक्य देखें, विपदा मुझे घबराती है। हाँ, घबराने का कारण क्या है? कौन घबरा रहा है? विपदा। तो विपदा कर्ता हुई। हाँ, और विपदा का असर किस पर पड़ रहा है? घबराहट महसूस कौन कर रहा है? मुझे। तो मुझे कर्म हुआ। एकदम सही। तो यहाँ कर्ता कोई इंसान नहीं, बल्कि चीजें या विपदा जैसी चीजें हैं, और कर्म जी या मुझे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि क्रिया का असर कर्ता से हटकर किसी और पर पड़ रहा है, इसलिए ललचाना और घबराना भी यहाँ सकर्मक क्रियाएं हैं। अरे वाह, मतलब कर्ता कोई निर्जीव चीज या कोई भाव भी हो सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कर्ता हमेशा कोई व्यक्ति या जानवर ही होता है। हाँ, हिंदी में ये संभव है। कर्ता वो है जो क्रिया कर रहा है या जिसका प्रभाव क्रिया में दिख रहा है। जरूरी ये है कि क्रिया का फल कर्ता के अलावा किसी और पर पड़ रहा है या नहीं। अगर पड़ रहा है तो वो सकर्मक है। ये बहुत अहम बात पता चली। असर देखना है, कर्ता की प्रकृति नहीं। अच्छा, स्रोतों में अकर्मक क्रियाओं के भी उदाहरण हैं, जैसे लड़का सोता है। हाँ, इसकी तुलना की गई है सकर्मक वाक्यों से, जैसे डाकिया पत्र लाया या सिपाही ने चोर को पकड़ा। सोना अकर्मक क्यों है, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। देखिए, सोना बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है अकर्मक का। लड़का सो रहा है, बस सोने की जो क्रिया है, जो अवस्था है, वो पूरी तरह लड़के तक ही सीमित है। न तो सोने के लिए उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत पड़ी कर्म के रूप में, न ही सोने का असर किसी और पर पड़ा। अब इसकी तुलना कीजिए लाना से। डाकिया लाया, तुरंत सवाल उठता है, क्या लाया? पत्र। हाँ, पत्र। ये कर्म है। या पकड़ना, सिपाही ने पकड़ा, किसको पकड़ा? चोर को। हाँ, चोर को। ये कर्म है। लाना और पकड़ना क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए इन कर्मों की जरूरत पड़ी, इसलिए ये सकर्मक है। सोना को ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वो अकर्मक है। आपने भी बात करते हुए क्या और किसको का जिक्र किया था। हाँ, हमारी सामग्री में भी क्रिया को पहचानने का एक तरीका बताया गया है। क्या ये वही क्या या किसको वाला टेस्ट है? ये कैसे काम करता है? सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। हाँ, ये वही तरीका है और ये काफी काम का है, खासकर जब दुविधा हो। आपको बस क्रिया से सवाल पूछना है, क्या या फिर किसको। अगर वाक्य के संदर्भ में इन सवालों का कोई ठीक ठाक मतलब वाला जवाब मिलता है और वो जवाब कर्म होता है, तो क्रिया ज्यादातर सकर्मक होती है। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है। सवाल पूछिए, मोहन क्या पढ़ता है? किताब। बिल्कुल, सार्थक जवाब मिला, किताब। कर्म है, तो पढ़ना सकर्मक हुई। अब देखिए, लड़का सोता है। सवाल,
लड़का क्या सोता है या लड़का किसको सोता है। कोई मतलब नहीं बन रहा इन सवालों का। सही, कोई सार्थक कर्म वाला जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए सोना अकर्मक है। वाह, ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। इसे किसी भी वाक्य पर आजमा सकते हैं। जैसे श्याम लिखता है। क्या लिखता है? भाई पत्र लिखता होगा, कहानी लिखता होगा। जवाब संभव है, तो लिखना सकर्मक। हाँ, पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं, तो उड़ना अकर्मक। ये तो काफी उलझन सुलझा देता है। बिल्कुल, ये एक अच्छी प्रैक्टिकल कसौटी है। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा में कभी-कभी अपवाद भी होते हैं, कुछ जटिल वाक्य हो सकते हैं, पर आमतौर पर ये क्या किसको टेस्ट बहुत मदद करता है। सही है, लेकिन लगता है कहानी में एक और मोड़ है। स्रोत सामग्री में एक और दिलचस्प बात है कि कुछ क्रियाएं अपना रूप बदल सकती हैं, मतलब अकर्मक से सकर्मक बन जाती हैं। जैसे उजड़ना का उजाड़ना बनना। ये कैसे होता है? हाँ, ये भी होता है। भाषा बड़ी लचीली चीज है। इसे कई बार प्रेरणार्थक क्रिया बनाने की प्रक्रिया से भी जोड़ते हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता। उजड़ना का उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे हम कहें, तूफान में घोंसला उजड़ गया। यहाँ घोंसला कर्ता है और वो खुद ही उजड़ गया। क्रिया का असर कर्ता पर ही है, तो उजड़ना अकर्मक है। ठीक है। लेकिन अगर हम कहें, शरारती लड़कों ने पेड़ से घोंसला उजाड़ दिया। अब देखिए, उजाड़ने का काम किसने किया? लड़कों ने, वो कर्ता हुए। हाँ, और उसका असर किस पर पड़ा? घोंसले पर, वो कर्म हुआ। बिल्कुल, तो क्रिया का रूप बदला उजड़ना से उजाड़ना, और वो अकर्मक से सकर्मक बन गई। अब उसे कर्म, घोंसला की जरूरत पड़ गई। गजब, मतलब क्रिया का रूप बदलने से उसका पूरा व्याकरण, एक नेचर ही बदल गया। कोई और उदाहरण है ऐसा? हाँ, कई है। जैसे मुड़ना और मोड़ना। अच्छा। गाड़ी तेजी से बाईं ओर मुड़ी। यहाँ गाड़ी करता है, वो खुद मुड़ी। मुड़ना अकर्मक है। ठीक। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी को बाईं ओर मोड़ा। यहाँ मोड़ने का काम ड्राइवर कर्ता ने किया और असर गाड़ी कर्म पर पड़ा, तो मोड़ना सकर्मक हो गई। हाँ, समझ गया। गिरना और गिराना भी ऐसे ही होंगे। बच्चा गिर गया, अकर्मक। मैंने बच्चे को गिरा दिया, सकर्मक। बिल्कुल सही समझे आप। टूटना, शीशा टूट गया, अकर्मक। और तोड़ना, मैंने शीशा तोड़ा, सकर्मक। ये दिखाता है कि कैसे हम क्रिया का रूप बदलकर वाक्य का फोकस बदल सकते हैं, कभी कर्ता पर, कभी कर्म पर। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब ये जानना कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, ये सिर्फ व्याकरण का कोई सूखा नियम नहीं है। ये तो इससे जुड़ा है कि हम अपनी बात कहना कैसे चाहते हैं, हम किस चीज पे जोर देना चाहते हैं, काम करने वाले पर या उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरी बातचीत का सार है। सकर्मक और अकर्मक का भेद सिर्फ रटने की चीज नहीं है। ये हमें वाक्य कैसे बनता है उसकी गहरी समझ देता है। ये हमें सिखाता है कि क्रियाएं दुनिया से कैसे जुड़ती हैं। क्या कर्ता खुद में ही कोई काम कर रहा है, अकर्मक, या उसकी क्रिया किसी और को प्रभावित कर रही है, सकर्मक। भाषा में जब हम स्पष्टता और सटीकता चाहते हैं तो ये समझ बहुत काम आती है। सही क्रिया चुनना, जैसे मुड़ना चुने या मोड़ना, इससे हमारी बात का पूरा अर्थ बदल सकता है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? एक तो सकर्मक और अकर्मक की परिभाषा। सकर्मक को कर्म चाहिए, असर कर्म पर, अकर्मक का असर कर्ता पर। हाँ। फिर हमने कई उदाहरण देखे, खुजलाना, खरीदना, लिखना सकर्मक, सोना, रोना, उड़ना अकर्मक। जी। फिर वो दिलचस्प बात कि कर्ता कोई चीज या भाव भी हो सकता है, और वो बहुत काम का, क्या, किसको वाला टेस्ट। हाँ, वो टेस्ट जरूर याद रखने लायक है। और आखिर में ये भी देखा कि कैसे क्रियाएं रूप बदल सकती हैं, जैसे उजड़ना से उजाड़ना। हाँ, ये सभी मुख्य बिंदु हमने कवर किए। और अब एक सवाल जो इन स्रोतों को देखकर मन में आता है, हालांकि सीधे तौर पर शायद उसमें लिखा न हो। हमने ये तो सीख लिया कि सकर्मक अकर्मक पहचानना कैसे है, पर इस जानकारी का असली फायदा क्या है? सिर्फ पहचान लेना काफी है या ये समझ हमें बेहतर लिखने या बोलने में मदद करती है? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जब आप जानबूझकर चुनते हैं कि आपको अकर्मक क्रिया इस्तेमाल करनी है या सकर्मक, जैसे गाड़ी मुड़ी या ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप वाक्य का जोर, उसका फोकस बदल रहे हैं ना। आप पढ़ने वाले या सुनने वाले का ध्यान कहाँ खींचना चाहते हैं? हाँ, ये तो है। मतलब व्याकरण का ये नियम हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ा है।
ये सिर्फ सही गलत की बात नहीं, बल्कि अपनी बात को असरदार तरीके से कहने का तरीका है। कब कर्ता को हीरो बनाना है, कब कर्म को। ये भाषा की कला है एक तरह से। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम शायद अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं कि अब जब आप हिंदी पढ़ें या लिखें तो जरा क्रियाओं पर गौर करें। सोचें कि लेखक या वक्ता ने सकर्मक क्यों चुना या अकर्मक क्यों चुना। क्या कोई और तरीका हो सकता था कहने का? ऐसा करने से व्याकरण का ये नियम सिर्फ किताबी नहीं रहेगा, बल्कि भाषा के इस्तेमाल का एक जीता जागता हिस्सा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसी विचार के साथ कि व्याकरण भाषा को समझने और खूबसूरती से इस्तेमाल करने का एक औजार है, हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सकर्मक क्रियाओं की ये दुनिया अब आपके लिए थोड़ी और जानी पहचानी और दिलचस्प हो गई होगी। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और हमारा फोकस है अकर्मक क्रिया पर। यस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कूल से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक मतलब कहीं ना कहीं उलझाई देता है। हाँ बिल्कुल, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है। हमारे पास जो सामग्री है उसमें परिभाषाएं तो हैं ही, साथ ही कई सारे उदाहरण भी हैं। खासकर वो उदाहरण जो यूपी पुलिस, हाईकोर्ट और DSSSB, PRT, UPSI, बिहार पुलिस, UP SSSC, लेखपाल, UPPSC AE मतलब ऐसी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इससे ये तो साफ है कि ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये जानना जरूरी भी है। सही बात है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ परिभाषा रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि अकर्मक क्रिया असल में है क्या, काम कैसे करती है, सकर्मक क्रिया से इसका क्या फर्क है, और सबसे जरूरी किसी वाक्य में इसे देखते ही कैसे पहचान लें। हाँ, पहचानना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कई बार। बिल्कुल। जैसे अक्सर एक वाक्य सामने आता है और हम सोच में पड़ जाते हैं, ये अकर्मक है या सकर्मक। हमारे स्रोत से ये एक वाक्य लेते हैं। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसलकर रोहन गिर पड़ा। अब यहाँ ये जो गिर पड़ा है, ये क्या है? यहीं से शुरू होती है असली उलझन। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये गिर पड़ा वाला उदाहरण ना बहुत अच्छा पॉइंट है शुरू करने के लिए, क्योंकि ये तुरंत दिखाता है कि क्रिया का असर, उसका फल कहाँ जा रहा है। इस वाक्य में गिर पड़ा एक अकर्मक क्रिया है। अच्छा। और ऐसा क्यों है? इसके लिए जो परिभाषाएं दी गई हैं स्रोत में, वो हमारी मदद करती हैं। एक जो मुख्य विचार बार बार आता है वो ये है, अकर्मक क्रिया वो है जिससे पता चलने वाला काम यानी व्यापार और उसका नतीजा मतलब फल दोनों कर्ता पर ही पड़ते हैं। कर्ता पर ही? हाँ, कर्ता पर ही। मतलब क्रिया का असर कर्ता तक ही रहता है, उससे बाहर किसी और चीज पर, जिसे हम कर्म कहते हैं, उस पर नहीं जाता। अच्छा, तो मतलब क्रिया कर्ता से शुरू हुई और कर्ता पर ही खत्म हो गई एक तरह से। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। ये फल कर्ता पर पड़ना वाली बात ही सबसे अहम है। परिभाषाएं भी यही कहती हैं कि इन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए वाक्य में कर्म की यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। उनका जो काम है और नतीजा है, दोनों कर्ता में ही है। क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता को प्रभावित करता है। इसीलिए कहते हैं कि इनमें कर्म का अभाव होता है। अच्छा। जैसे वो वाक्य था, रोहन गिर पड़ा, तो गिरने का काम रोहन ने किया जो करता है, और गिरने का नतीजा भी उसी पर हुआ। कोई और चीज तो प्रभावित नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बात तो साफ हुई। लेकिन अक्सर जो कंफ्यूजन होता है वो तब होता है जब हम इसकी तुलना सकर्मक क्रिया से करते हैं। स्रोत में सकर्मक क्रिया का भी जिक्र है, जहां बताया गया है कि फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे उदाहरण दिया है, राम फल खाता है। यहाँ खाने का असर राम पर नहीं बल्कि फल पर पड़ रहा है, जो कर्म है। हाँ। तो क्या ये सिर्फ कर्म के होने या ना होने की बात है, या फिर क्रिया की बनावट में ही कुछ फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिर्फ कर्म का होना या ना होना ही पूरी कहानी नहीं है। क्रिया की अपनी प्रकृति, उसका स्वभाव भी महत्वपूर्ण है। कुछ क्रियाएं होती ही ऐसी हैं जिन्हें अपना मतलब पूरा करने के लिए एक कर्म चाहिए ही होता है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, देखना। आप सिर्फ कहें राम खाता है तो सवाल उठता है, भाई क्या खाता है? हाँ बिल्कुल। यहाँ क्रिया को पूरा होने के लिए एक कर्म चाहिए, फल, रोटी, खाना, कुछ भी, और इसका फल उसी कर्म पर पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ क्रियाएं हैं जैसे सोना, हंसना, रोना, चलना, गिरना, ये अपने आप में पूरी लगती हैं। रोहन गिर पड़ा कहने पर यह सवाल नहीं उठता कि क्या गिर पड़ा या किसको गिर पड़ा। हाँ, ये तो है। क्रिया का पूरा असर कर्ता पर ही है। समझ गया। तो मतलब मुख्य अंतर क्रिया के स्वभाव और उसके फल की दिशा पर है।
कि वो कर्ता तक ही है या किसी कर्म तक जा रहा है। स्रोत के एक प्रश्न Q53 में भी यही पॉइंट है कि अकर्मक क्रिया में प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं जो स्रोतों में दिए हैं, शायद उनसे ये बात और पक्की हो जाए। एक वाक्य है, बालक बहुत देर से रो रहा है। हाँ, इसमें क्रिया क्या है? रो रहा है। अब देखिए, रोने का असर किस पर है? बालक पर। बिल्कुल, बालक पर जो करता है। क्या बालक किसी चीज को रो रहा है? नहीं। रोने का काम और उसका नतीजा दोनों बालक तक ही हैं। बहुत देर से तो समय बता रहा है, वो कर्म नहीं है। अच्छा, इसलिए रो रहा है यहाँ अकर्मक क्रिया है। और कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं ही जो आमतौर पर अकर्मक ही होती हैं, जैसे स्रोत में लिखा है चलना, फिरना, दौड़ना। हाँ, इनमें तो कर्म की जरूरत ही कम लगती है। बिल्कुल। ये क्रियाएं ज्यादातर कर्ता की गति या अवस्था बताती हैं और इनका असर कर्ता पर ही रहता है। जैसे एक और उदाहरण है, पक्षी उड़ रहे हैं। हाँ। यहाँ क्रिया है उड़ रहे हैं। उड़ने का काम और उसका फल दोनों किस पर? पक्षी पर, जो करता है। अब आप कह सकती हैं कि वाक्य में आकाश में भी तो है। हाँ, वही सवाल मेरे मन में भी आया था कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मैं क्या आकाश किसी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा, या उसे कर्म क्यों नहीं मान सकते? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, आकाश में यहाँ कर्म नहीं है, ये क्रिया के होने की जगह बता रहा है, स्थान। व्याकरण में इसे अधिकरण कारक कहते हैं। अच्छा, स्थान। हाँ, कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का सीधा असर पड़े, जिसे क्रिया बदले या प्रभावित करे। पक्षी आकाश को उड़ने रहे हैं, वो आकाश में उड़ रहे हैं। अगर आप पूछें पक्षी क्या उड़ रहे हैं या किसको उड़ रहे हैं, तो वाक्य में कर्म के तौर पर कोई उत्तर नहीं मिलता। सही बात है। इसलिए उड़ रहे हैं अकर्मक है। और यही लॉजिक चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाले उदाहरण पर भी लगता है। अच्छा, तो मतलब कहाँ का जवाब देने वाले शब्द जैसे आकाश में, घर में, सड़क पर, ये कर्म नहीं होते। सामान्यतः नहीं होते, वो स्थान या आधार बताते हैं। ये ध्यान रखना होगा। अब एक और उदाहरण है जो थोड़ा सा अलग है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ क्रिया है भरता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भरना क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। अच्छा, कैसे? जैसी अजय वाक्य हो, राम पानी से घड़ा भरता है। यहाँ भरता है सकर्मक है। क्यों? क्योंकि यहाँ राम कर्ता घड़े कर्म को भर रहा है, भरने का असर घड़े पर पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन जो वाक्य आपने बताया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें घड़े का भरना एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया की तरह दिखाया गया है। यहाँ कर्ता घड़ा है और भरने का असर उसी पर पड़ रहा है। कोई बाहरी कर्ता नहीं है जो उसे भर रहा हो। बूंद बूंद से तो कारण या तरीका बता रहा है। तो इस वाक्य की बनावट में भरता है अकर्मक क्रिया की तरह इस्तेमाल हुई है। अरे वाह! मतलब एक ही क्रिया इस्तेमाल के हिसाब से अकर्मक या सकर्मक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। यही तो भाषा की खूबसूरती है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। मतलब पूरा वाक्य देखना पड़ेगा, सिर्फ क्रिया देखकर नहीं कह सकते। एकदम सही। क्रिया का प्रयोग वाक्य में कैसे हुआ है, कर्ता कौन है, और सबसे जरूरी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, यही फैसला करता है। अब कुछ और सीधे सीधे उदाहरण देख लेते हैं जो स्रोतों में बार बार आए हैं, जैसे सोना, हंसना, रोना। हाँ। उदाहरण है, श्याम सोता है, शिशु रो रहा है, सीता सोई है, श्याम हंसता है, मनोहर सो रहा है, राम हंसता है, मीरा जोर से हंसी, लड़की रोती है। इन सभी में आप देखें क्रिया है सोना, रोना या हंसना, और उसका फल सीधा किस पर है? कर्ता पर। श्याम, शिशु, सीता, मनोहर। बिल्कुल कर्ता पर है, और वाक्य में कोई कर्म नहीं है। हाँ। जैसे मीरा जोर से हंसी में जोर से क्या है? वो कर्म नहीं है। वो तरीका बता रहा है कैसे हंसी। हाँ, वो क्रिया की रीति या ढंग बता रहा है, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं, कर्म नहीं। हाँ, ये क्रियाएं तो काफी साफ तौर पर अकर्मक लग रही हैं। अच्छा, पानी बरस रहा है और हवा चल रही है, जैसे उदाहरण भी हैं। इनमें भी वही लॉजिक है। बरस रहा है, क्रिया का कर्ता कौन? पानी। फल किस पर? पानी पर ही। चल रही है, क्रिया का कर्ता कौन? हवा। फल किस पर? हवा पर। ये जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं ना, ये अक्सर अकर्मक ही होती हैं। ठीक है। तो इन सब उदाहरणों से गुजरने के बाद अगर हमें किसी वाक्य में क्रिया को पहचानना हो तो सबसे कारगर तरीका क्या होगा? क्या वो जो तरीका बताते हैं क्या या किसको वाला सवाल पूछना वो काफी है? देखिए, वो सवाल
क्या या किसको क्रिया से पहले लगाकर पूछना एक बहुत उपयोगी तकनीक है, खासकर परीक्षाओं के नजरिए से। अच्छा। अगर उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम मिलता है जो कर्ता से अलग है, तो वो अक्सर कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे स्रोत में ही उदाहरण थे सकर्मक क्रिया के। माँ स्वेटर बुनती है। पूछिए क्या बुनती है? स्वेटर। हाँ, स्वेटर जवाब मिला जो कर्म है, तो बुनती है सकर्मक हो गई। या चालक गाड़ी चलाता है। क्या चलाता है? गाड़ी। ये उदाहरण स्रोत में भी दिए गए हैं। लेकिन अगर क्या या किसको का जवाब न मिले या जवाब में कर्ता ही आ जाए, तो क्रिया के अकर्मक होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे श्याम सोता है। पूछिए क्या सोता है? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। कौन सोता है? पूछेंगे तो जवाब मिलेगा श्याम, जो करता है। हाँ। या पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? कोई जवाब नहीं। कौन उड़ते हैं? पक्षी, जो करता है। तो इस तरह ये तकनीक काम करती है। लेकिन क्या ये हमेशा काम करती है? हालांकि सिर्फ इस सवाल पर निर्भर रहना कभी-कभी थोड़ा धोखा दे सकता है। असली समझ तो क्रिया के स्वभाव को, वाक्य में उसकी भूमिका को और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया के फल या प्रभाव की दिशा को समझने से ही आती है। अच्छा। क्या प्रभाव कर्ता तक ही सीमित है तो अकर्मक, या वो कर्ता से निकलकर किसी और चीज यानी कर्म पर पड़ रहा है तो सकर्मक। ये बुनियादी सवाल है। ठीक है, तो तकनीक मददगार है, लेकिन असली समझ गहरी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये सारी मेहनत क्यों, मतलब अकर्मक और सकर्मक क्रिया को समझना इतना जरूरी क्यों है? परीक्षाओं के अलावा भी इसका कोई महत्व है क्या? हाँ, बिल्कुल है। परीक्षाओं का महत्व तो साफ है ही। जैसा हमने शुरू में ही देखा कि कितने सारे एग्जाम्स में ये सीधे सीधे पूछा जाता है। वहां तो व्याकरण की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। भाषा की सही समझ और सही इस्तेमाल के लिए ये बुनियाद है। जब आप समझते हैं कि कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन सी सकर्मक, तो आप वाक्य ज्यादा सही ढंग से बना पाते हैं। हाँ, सही बात है। आपको पता होता है कि कहाँ कर्म लगाना जरूरी है और कहाँ कर्म की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। कई बार हम बोलते या लिखते समय ऐसी गलतियां कर जाते हैं जहां अकर्मक क्रिया के साथ बेवजह कर्म जोड़ने की कोशिश करते हैं या सकर्मक क्रिया का कर्म छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और इससे भी आगे बढ़कर सोचें तो ये समझ हमें वाक्य की जो अंदरूनी बनावट है उसे समझने में मदद करती है। कर्ता कौन है, क्रिया का स्वभाव क्या है, उसका असर कहाँ पड़ रहा है, अगर कर्म है तो वो क्या भूमिका निभा रहा है, ये सब परतें खुलने लगती हैं। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये असल में ये समझने का तरीका है कि भाषा काम कैसे करती है, अर्थ कैसे पैदा करती है। ये भाषा पर पकड़ को मजबूत करता है। तो मतलब अगर सार निकालें तो अकर्मक क्रिया वो है जिसका असर या फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, उसे कर्म की जरूरत नहीं होती और वो अक्सर कर्ता की अवस्था, गति या कोई स्वाभाविक क्रिया बताती है, जैसे सोना, हंसना, रोना, चलना, उड़ना, गिरना और कुछ खास मामलों में भरना, बरसना वगैरह। हाँ। और पहचानने के लिए क्या किसको वाला सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन असली समझ क्रिया के प्रभाव की दिशा से आती है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। बिल्कुल यही मुख्य बातें हैं। चलिए, ये तो हुई अकर्मक क्रिया की बात। हमने इसकी पहचान और इसका महत्व समझा। हाँ, और यहीं से ना एक और दिलचस्प विचार आता है मन में। अच्छा। हमने आज देखा कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक होती है, जब फल कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक होती है। लेकिन भाषा यहीं नहीं रुकती। जो स्रोत सामग्री हमारे पास थी उसमें कुछ प्रश्न विकल्पों में द्विकर्मक क्रिया का भी जिक्र था। हाँ, था। द्विकर्मक मतलब दो कर्म। बिल्कुल। ये वो क्रियाएं होती हैं जहां क्रिया का असर एक नहीं बल्कि दो कर्मों पर पड़ता है। जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण है, शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी। यहाँ देना क्रिया का असर छात्र पर भी पड़ रहा है और पुस्तक पर भी। यहाँ दो कर्म है, छात्र और पुस्तक, एक गौण कर्म, एक मुख्य कर्म। अरे हाँ। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब वाक्य में एक की जगह दो कर्म आ जाते हैं तो वो भाषा में किस तरह के नए मतलब पैदा करते हैं, कैसी नई संरचनाएं बनाते हैं। कर्ता, क्रिया और फिर एक या दो कर्मों का ये जो पूरा ताना बाना है, ये भाषा को कितनी गहराई और कितनी विविधता देता है। ये अपने आप में एक और खोज का विषय हो सकता है कि क्रिया और उसके साथ जुड़ने वाले ये अलग अलग तत्व मिलकर कैसे अर्थ की पूरी दुनिया रचते हैं। वाह, ये तो सचमुच सोचने वाला बिंदु है। मतलब
अकर्मक से सकर्मक और फिर द्विकर्मक तक जाना, ये भाषा की जटिलता और उसकी सुंदरता दोनों को दिखाता है। बिल्कुल। इस विचार के साथ मुझे लगता है कि हमने आज अकर्मक क्रिया की अवधारणा को काफी गहराई से समझ लिया है और उम्मीद है कि ये कंफ्यूजन अब थोड़ा कम होगा। उम्मीद तो यही है। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगा। नमस्कार। नमस्कार। भाषा की दुनिया भी कमाल किया है ना। रोजमर्रा की बातचीत में हम कितने ही व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल कर जाते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है इम्तिहानों की या फिर भाषा को थोड़ा बारीकी से समझने की, तो फिर इन नियमों को जानना वो जरूरी हो जाता है। सही बात है। आज हम ऐसे ही एक अहम पहलू पर बात करेंगे, हिंदी व्याकरण की द्विकर्मक क्रिया। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही सटीक स्रोत हैं। हाँ। ये असल में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस और यूपीएसआई वगैरह में पूछे गए सवाल और उनके जवाबों के अंश है। अच्छा। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि व्यावहारिक उदाहरण है जहां ये नियम परखे गए हैं। हाँ, तो ये बढ़िया रहेगा। आज की हमारी ये जो खोजबीन है, इसका मकसद है द्विकर्मक क्रिया की गुत्थी सुलझाना। ये होती क्या है, वाक्य में इन्हें कैसे पहचाना जाए, और सबसे खास बात, इनके वो जो दो कर्मों का चक्कर है वो क्या है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए फिर इन प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों के जरिए हिंदी व्याकरण के इस पहलू को खंगालते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत परिभाषा से ही करते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत सामग्री में दिया गया है। ठीक है। इसमें कहा गया है, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा, सकर्मक क्रिया, ये तो वो होती है ना जिसे अपना पूरा करने के लिए कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, जैसे खाना, क्या खाया, या पढ़ना, क्या पढ़ा। बिल्कुल। तो द्विकर्मक जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें दो कर्म होंगे। एकदम सही। ये सकर्मक क्रिया का ही एक, आप कह सकती हैं, उपभेद है। ओके। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी प्रकृति ही ऐसी है कि वो एक साथ दो चीजों या व्यक्तियों से जुड़ी होती हैं। अच्छा, जैसे? सोचिए, जब आप कुछ देते हैं तो कोई देने वाला होता है, कोई चीज दी जाती है और कोई लेने वाला होता है। हाँ, तीन चीजें हो गई। इसी तरह बताना, सिखाना, दिखाना, इन क्रियाओं में अक्सर दो पहलू शामिल होते हैं। इन्हें ही अपना अर्थ पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए दो कर्मों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये बात तो लॉजिकल लगती है कि क्रिया के नेचर पर निर्भर करेगा। चलिए फिर पहला उदाहरण देखते हैं। ये यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ परीक्षा से है। किराएदार को मकान दिखाओ। हाँ, ये एक बढ़िया उदाहरण है। यहाँ क्रिया है दिखाओ। अब अगर हम सवाल पूछें, क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? मकान। हाँ, और अगर पूछें किसे दिखाओ? किसे? किराएदार को। बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है। अगर सिर्फ कहें मकान दिखाओ तो सवाल उठता है, भाई किसे दिखाएं? हाँ। और अगर कहें किराएदार को दिखाओ तो लगता है कि क्या दिखाओ? अधूरा सा लगता है ना? हाँ, अधूरा लगता है। वाक्य का पूरा भाव तभी स्पष्ट हो रहा है जब किराएदार को और मकान दोनों मौजूद हों। बिल्कुल। ये दोनों, किराएदार को और मकान, मिलकर क्रिया दिखाओ का अर्थ पूरा कर रहे हैं। परीक्षा से राम ने सोहन को एक कीमती कलम दिया। यहाँ क्रिया है दिया। दिया। फिर से वही तरीका अपनाते हैं। क्या दिया? क्या दिया? एक कीमती कलम। और किसे दिया? सोहन को। हाँ, तो यहाँ भी स्थिति साफ है। सोहन को और एक कीमती कलम, ये दो कर्म हैं जो दिया क्रिया से सीधे जुड़े हैं। बिल्कुल। इनके बिना बात अधूरी रह जाती। मुझे याद है स्कूल में हम ये क्या और किसे वाला टेस्ट खूब इस्तेमाल करते थे कर्म पहचानने के लिए। हाँ, और ये एक बहुत कारगर तरीका है, खासकर द्विकर्मक क्रियाओं को पकड़ने के लिए। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या और किसे या किसको, दोनों के अलग अलग और सार्थक जवाब मिलते हैं। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। तो दिया क्रिया यहाँ द्विकर्मक हुई। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यूपीएसएससी परीक्षा से, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इसमें क्रिया है पढ़ाता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या और किसे के जवाब क्या मिल रहे हैं? ये तो आसान है। क्या पढ़ाता हूँ? वेद। हाँ। किसे पढ़ाता हूँ? लड़के को। बिल्कुल। तो यहाँ भी दो कर्म साफ हैं, लड़के को और वेद, यानी पढ़ाता हूँ भी इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हुई। बिल्कुल सही। ये उदाहरण लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी है। अब तक हमने देना, दिखाना, पढ़ाना जैसी क्रियाएं देखी। इन सभी में एक क्रिया वो दो अलग अलग चीजों या व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। सही है।
अब एक और उदाहरण लेते हैं जो यूपीएसएससी मंडी परिषद परीक्षा से है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। हाँ। इससे एक और परत खुलती है ना? कुछ अलग लग रहा है इसमें। हाँ, यहाँ क्रिया है खिलाया। खिलाया। क्या खिलाया? चारा। किसे खिलाया? गाय को। हाँ, तो दो कर्म तो यहाँ भी हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये उदाहरण हमें मुख्य और गौण कर्म की अवधारणा समझने में मदद करता है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। मुख्य और गौण कर्म। अच्छा, ये क्या वर्गीकरण है? मतलब क्या एक कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे से? महत्वपूर्ण शायद सही शब्द ना हो, पर उनके टाइप में और क्रिया से उनके संबंध में थोड़ा फर्क होता है। ओके। स्रोत के अनुसार जो मुख्य कर्म है वो अक्सर पदार्थवाचक या अचेतन होता है, मतलब कोई वस्तु या चीज। जैसे इस वाक्य में चारा। हाँ बिल्कुल, चारा। क्रिया का सीधा प्रभाव इसी पर पड़ रहा है। हाँ। चारा ही वो चीज है जिसे खिलाया गया। हाँ। ये आमतौर पर क्या का जवाब होता है। ठीक। और दूसरा? दूसरा है गौण कर्म। ये अक्सर प्राणीवाचक या सजीव होता है, यानी कोई व्यक्ति या जानवर। जैसे यहाँ गाय को। हाँ, गाय को। ये वो है जिसको कुछ दिया या जिसके लिए कुछ किया गया। ये अक्सर किसे या किसको का जवाब होता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प वर्गीकरण है। है ना? हाँ, तो चारा क्या खिलाया मुख्य कर्म है और गाय को किसे खिलाया गौण कर्म है। सही। इससे वाक्य की संरचना और क्रिया के प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। और हाँ, गायकों में को विभक्ति भी लगी है जो अक्सर गौण कर्म के साथ दिखती है ना? हाँ बिल्कुल। मुख्य कर्म पर क्रिया का सीधा असर होता है, जैसे चारा खाया गया। और गौण कर्म उस क्रिया का प्राप्तकर्ता, मतलब रिसिपिएंट या लाभार्थी होता है, गाय को मिला। हालांकि ये प्राणीवाचक पदार्थवाचक वाला भेद ज्यादातर मामलों में काम करता है, पर हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। अच्छा। हाँ, मूल बात उनकी सिमेंटेड रोल यानी अर्थगत भूमिका की है। एक थीम जिस पर क्रिया हो रही है और दूसरा रिसिपिएंट गोल जिसे क्रिया निर्देशित है। क्या कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है जहाँ गौण कर्म प्राणीवाचक ना हो या जहाँ को विभक्ति न लगी हो? देखिए, भाषा में अपवाद तो हमेशा मिलते हैं। हाँ वो तो है। कभी कभी गौण कर्म के साथ के लिए भी आ सकता है, जैसे मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। अच्छा, मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। हाँ, यहाँ चाय मुख्य कर्म है और पिताजी के लिए गौण कर्म का भाव दे रहा है। कुछ व्याकरणवेद इसे द्विकर्मक मान सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके स्तर पर आमतौर पर क्या और किसे किसको वाला नियम और मुख्य पदार्थ गौण प्राणी वाला वर्गीकरण ही ज्यादा चलता है और उपयोगी है। ठीक है। को विभक्ति अक्सर गौण कर्म से जुड़ी होती है, लेकिन कभी-कभी मुख्य कर्म के साथ भी आ सकती है अगर वो निश्चित हो, खासकर व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। हाँ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। हालांकि यहाँ पकड़ा क्रिया द्विकर्मक नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं? चोर को तो है। हाँ, क्योंकि क्या पकड़ा का जवाब नहीं है, सिर्फ किसे पकड़ा का है, चोर को। अरे हाँ, सही बात है। तो सिर्फ एक ही कर्म है। बिल्कुल। इसलिए संदर्भ देखना हमेशा जरूरी है। सही कहा, संदर्भ ही राजा है। अच्छा, क्या हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, शायद थोड़ा अलग तरह का, मतलब इन स्रोतों के बाहर से भी? जरूर। मान लीजिए एक वाक्य है, अध्यापक ने छात्रों को गृह कार्य समझाया। ये हमारे स्रोत में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा है। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को गृह कार्य समझाया, क्रिया है समझाया। हाँ, तो इसमें अगर पूछें क्या समझाया, गृह कार्य, और किसे समझाया, छात्रों को। हाँ, तो यहाँ भी समझाया क्रिया के दो कर्म हैं, गृह कार्य मुख्य पदार्थवाचक और छात्रों को गौण प्राणीवाचक। यानी ये भी द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि सिर्फ देना, दिखाना, खिलाना ही नहीं, बल्कि समझाना, बताना जैसी क्रियाएं भी द्विकर्मक हो सकती हैं। कई बार विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स इन क्रियाओं को पहचानने में गलती भी करते होंगे। क्या कुछ आम गलतफहमियां हैं इसको लेकर? हाँ, कुछ आम गलतियां होती हैं, बिल्कुल। एक तो ये कि कभी-कभी लोग वाक्य में मौजूद किसी भी दो संज्ञा या सर्वनाम को दो कर्म मान लेते हैं। अच्छा। जरूरी यह है कि वो दोनों क्रिया से सीधे तौर पर क्या और किसे किसको के जवाब के रूप में जुड़े हों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी गलती होती है संयुक्त क्रिया को द्विकर्मक समझ लेना। संयुक्त क्रिया जैसे वो खा चुका है। हाँ, या नाम धातु क्रिया जैसे बात से बतियाना। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिलके काम बताती हैं,
कर्म दो नहीं होते। तीसरी बात, कभी कभी कर्म के साथ आने वाले विस्तारक, मतलब जो उसे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे एक कीमती कलम में एक कीमती, हाँ, उसको अलग कर्म समझ लिया जाता है, जबकि वो उसी कर्म का हिस्सा है। एक कीमती कलम पूरा एक ही कर्म है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि वो दोनों कर्म स्वतंत्र रूप से क्रिया से जुड़ें और क्या और किसे का जवाब दें। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो द्विकर्मक क्रिया के बारे में मुख्य बातें क्या हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, ये सकर्मक क्रिया का ही एक प्रकार है। हाँ, दूसरी, इसे अपना अर्थ पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तीसरी, इन दो कर्मों को पहचानने का सबसे आम तरीका है क्रिया से क्या और किसे किसको प्रश्न पूछना। और चौथी बात जो हमने अभी सीखी कि इन दो कर्मों को अक्सर मुख्य और गौण कर्म में बांटा जाता है। हाँ। मुख्य कर्म प्रायः पदार्थवाचक क्या का जवाब होता है और क्रिया का सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। और गौण कर्म प्रायः प्राणीवाचक किसे किसको का जवाब होता है और वो क्रिया का प्राप्तकर्ता होता है और इसके साथ अक्सर को विभक्ति लगती है। एकदम सही सारांश। ये समझ न सिर्फ परीक्षाओं के लिए बल्कि हिंदी को ज्यादा सटीकता और प्रभाव के साथ इस्तेमाल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही क्रिया से हम दो अलग-अलग चीजों या व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे वाक्य ज्यादा संक्षिप्त और अर्थपूर्ण बन जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने उदाहरणों के जरिए, जैसे किराएदार को मकान दिखाओ, हाँ, सोहन को कलम दिया, लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, गाय को चारा खिलाया और वो आपका उदाहरण छात्रों को गृह कार्य समझाया। हाँ, इनके जरिए द्विकर्मक क्रिया को पहचानना और उसके दो कर्मों मतलब मुख्य और गौण को समझना सीखा। हाँ, और ये भी देखा कि मुख्य कर्म जैसे मकान, कलम, वेद, चारा, गृह कार्य आमतौर पर वो चीज है जिस पर क्रिया हो रही है। हाँ, और गौण कर्म जैसे किराएदार को, सोहन को, लड़के को, गाय को, छात्रों को, वह है जिसे वो चीज मिल रही है या जिसके लिए क्रिया की जा रही है। बिल्कुल। अब जब हम द्विकर्मक क्रिया समझ गए हैं तो मन में एक और विचार आ रहा है। हाँ, स्रोत के विकल्पों में मतलब जो ऑप्शंस दिए थे सवालों में, उनमें अन्य क्रिया भेदों का भी जिक्र था। प्रेरणार्थक, संयुक्त, अकर्मक, नाम धातु, कृदंत। हाँ, था। तो द्विकर्मक क्रिया को इनके संदर्भ में देखना भी दिलचस्प होगा, है ना? बिल्कुल। ये सोचना महत्वपूर्ण है कि भाषा एक ही काम को कहने की कितने अलग-अलग तरीके ईजाद करती है। द्विकर्मक क्रिया में जैसे मैंने उसे किताब दी, कर्ता स्वयं क्रिया करके दो कर्मों को प्रभावित करता है। ठीक। वहीं प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता किसी और से काम करवाता है, जैसे मैंने नौकर से उसे किताब दिलवाई। अच्छा, हाँ, दिलवाई। हाँ, यहाँ क्रिया का ढांचा बदल गया, कर्ता का रोल बदल गया। और संयुक्त क्रिया जैसे वो किताब दे बैठा। हाँ, उसमें दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का भाव देती हैं। अक्सर उसमें कोई बारीक अर्थ जुड़ जाता है, जैसे आकस्मिकता या अपूर्णता का। और अकर्मक क्रिया तो बिल्कुल अलग है, जैसे वो बैठा, उसे तो कर्म चाहिए ही नहीं। सही। और नाम धातु क्रिया जैसे शर्म से शर्माना, वो संज्ञा या विशेषण से बनती है। कृदंत क्रिया जैसे चलता हुआ आदमी, वो क्रिया के साथ प्रत्यय लगाकर विशेषण या संज्ञा का काम करती है। तो मतलब हर क्रिया भेद का अपना एक खास काम और संरचना है। हाँ, द्विकर्मक क्रिया की खासियत यही है कि यह एक कर्ता, एक क्रिया और दो कर्मों के जरिए एक त्रिआयामी संबंध देने वाला, दी जाने वाली चीज और लेने वाला, इसको बड़े अच्छे से व्यक्त करती है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब हम अगली बार किसी को कुछ देते हुए, दिखाते हुए या बताते हुए देखें या खुद ऐसा करें, हाँ, तो क्या हम उस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया और उसके दो कर्मों को पहचान पाएंगे? और क्या हम ये सोच सकते हैं कि उसी बात को कहने के लिए क्या कोई और क्रियाभेद जैसे प्रेरणार्थक इस्तेमाल हो सकता था? और अगर होता तो वाक्य का अर्थ या उसका जोर कैसे बदल जाता? ये एक बेहतरीन अभ्यास होगा। अपनी रोजमर्रा की भाषा पर ध्यान देना, उसमें इन संरचनाओं को पहचानना, ये व्याकरण को रटने की बजाय उसे अनुभव करने जैसा है। सही बात है। इससे भाषा की समझ और गहरी होती है। और ये भी सोचना रोचक है कि द्विकर्मक क्रियाएं हमारी भाषा को कितना संक्षिप्त और प्रभावी बनाती हैं। हाँ, जैसे आपने कहा, मैंने सोहन को कलम दिया। हाँ, सोचिए ये कितना सीधा और स्पष्ट है, बजाय इसके कि हम कहें मैंने एक कलम लिया और वह कलम मैंने सोहन को दिया। हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल।
भाषा की ये मितव्ययता और सटीकता ही उसे इतना शक्तिशाली बनाती है। चलिए, आज की ये व्याकरणिक खोज यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्वागत। आज हम हिंदी भाषा की एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। वो क्रियाएं जो हमें बताती हैं कि काम कौन कर रहा है या शायद कौन करवा रहा है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है प्रेरणार्थक क्रिया। हमारे पास जो सामग्री है वो देखने में किसी व्याकरण की किताब या शायद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले नोट्स जैसी लगती है। इसमें काफ़ी उदाहरण है, नियम है और कुछ परीक्षाओं में पूछे गए सवाल जवाब भी। लेकिन हमारा इरादा सिर्फ नियमों को दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये प्रेरणार्थक क्रियाएं असल में काम कैसे करती हैं, भाषा में इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये साधारण क्रियाओं से अलग हटकर क्या मतलब पैदा करती हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्रियाएं तो किसी भी भाषा में वाक्यों की जान होती हैं, लेकिन प्रेरणार्थक क्रियाएं एक खास तरह का मोड़ लाती हैं। ये उस स्थिति के बारे में बताती हैं जहां कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति खुद सीधे तौर पर एक्शन नहीं ले रहा, बल्कि किसी और को वो काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है या उनसे करवा रहा है। यह सिर्फ व्याकरण का एक नियम नहीं, बल्कि बातचीत में मतलब को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, ये प्रेरित करने वाली बात यही इसे खास बनाती है ना? तो सबसे पहले ये होती क्या है, इसे थोड़ा और खोलते हैं। जैसा कि हमारे स्रोतों में बार बार जोर दिया गया है, ये वो क्रियाएं हैं जिनसे पता चलता है कि कर्ता खुद मेहनत ना करके किसी और को काम पर लगा रहा है। सही कहा। और यहाँ एक दिलचस्प परत जुड़ जाती है। इसमें असल में दो तरह के कर्ता शामिल हो जाते हैं, भले ही वाक्य में दोनों का नाम हमेशा न लिया जाए। एक होता है प्रेरक कर्ता, वो जो प्रेरणा दे रहा है, जो काम करवाना चाहता है। और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता, वो जिसे प्रेरणा मिली है और जो असल में काम कर रहा है। जैसे अगर मैं कहूं मैंने माली से पौधे लगवाए, तो मैं प्रेरक करता हूं और माली प्रेरित करता। और ये लगवाए क्रिया ही पूरी कहानी कह रही है। अच्छा, ये तो हुई परिभाषा की बात, पर ये बनती कैसे हैं? मैंने स्रोतों में देखा कि ये क्रिया के मूल रूप, जिसे धातु कहते हैं, उसमें कुछ जोड़कर बनती हैं। हाँ बिल्कुल। हिंदी में इसका एक व्यवस्थित तरीका है जो इसे काफी रोचक बनाता है। ज्यादातर मामलों में क्रिया की मूल धातु में दो तरह के प्रत्यय मतलब सफिक्स लगते हैं, जिनसे दो अलग अलग स्तर की प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। पहली है आना प्रत्यय लगाकर, जिसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, और दूसरी है वाना प्रत्यय लगाकर, जिसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहा जाता है। आना और वाना, अच्छा, ये सुनने में तो आसान लगता है। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? उदाहरण तो बहुत सारे हैं, और ये उदाहरण ही इस फर्क को समझने में मदद करते हैं। जैसे मूल क्रिया है करना, इसमें आना जोड़ा तो बना कराना, ये हुआ प्रथम प्रेरणार्थक। कराना, ठीक है। और वाना जोड़ा तो बना करवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। करवाना, हाँ। अच्छा। इसी तरह पढ़ना से बनता है पढ़ाना और पढ़वाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना, हाँ। सुनना से सुनाना और सुनवाना, देखना से दिखाना और दिखवाना। तो कराना और करवाना में क्या कोई बारीक सा फर्क है? मतलब दोनों में ही काम तो कोई और कर रहा है। हाँ, यहीं पर भाषा की खूबसूरती दिखती है। ये प्रथम और द्वितीय रूप सिर्फ व्याकरण के लिए नहीं है, ये अर्थ में सूक्ष्म अंतर पैदा करते हैं। कराना यानी प्रथम प्रेरणार्थक में अक्सर ऐसा भाव होता है कि प्रेरणा देने वाला व्यक्ति शायद प्रक्रिया में थोड़ा ज्यादा शामिल है, या प्रेरणा थोड़ी सीधी है, डायरेक्ट है। जैसे शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक है और शिक्षक सीधे तौर पर बच्चों को पढ़ाने की क्रिया में शामिल हैं। अच्छा, समझे। और करवाना, उसमें क्या होता है? करवाना, जो द्वितीय प्रेरणार्थक है, उसमें अक्सर एक परत और जुड़ जाती है। ऐसा लगता है कि काम करवाने के लिए किसी और माध्यम का इस्तेमाल किया गया है, या प्रेरणा थोड़ी अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट। कर्ता और काम करने वाले के बीच एक और कड़ी हो सकती है, जैसे मैंने बढ़ई से मेज बनवाई। हाँ। यहाँ बनवाई द्वितीय प्रेरणार्थक इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने प्रेरणा दी, बढ़ई ने काम किया। मेरे और मेज बनने की क्रिया के बीच बढ़ई एक माध्यम है। अगर मैं कहता मैंने बढ़ई से मेज बनाई, तो व्याकरण की दृष्टि से ये अटपटा लगता है। बनवाई ज्यादा स्वाभाविक है ना? हाँ, ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब आना वाला रूप थोड़ा ज्यादा सीधा और वाना वाला थोड़ा ज्यादा इनडायरेक्ट। क्या ये हमेशा इतना साफ होता है,
या कभी कंफ्यूजन भी होता है? ज्यादातर मामलों में तो ये पैटर्न काम करता है, लेकिन भाषा हमेशा नियमों में सख्ती से बंधी नहीं रहती है। कभी कभी संदर्भ के हिसाब से भी अर्थ बदलता है, और कुछ क्रियाओं के रूप थोड़े अनियमित भी हो सकते हैं। जैसे एक स्रोत में उदाहरण था ओढ़ना। इसका प्रथम प्रेरणार्थक उड़ाना और द्वितीय उड़वाना दिया गया है। ओढ़ना से उड़ाना, ये कैसे? हाँ, ओढ़ना से उड़ाना बनना थोड़ा अप्रत्याशित लग सकता है पहली बार में, लेकिन ये भाषा के विकास का हिस्सा है। हाँ, ओढ़ना से उड़ाना, ये वाकई ध्यान खींचता है। और एक बात जो स्रोतों से सामने आई वो ये कि प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक मतलब ट्रांजिटिव जिनमें कर्म होता है, और अकर्मक इनट्रांजिटिव जिनमें कर्म नहीं होता, दोनों तरह की क्रियाओं से बन सकती हैं। ये कैसे होता है? ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब अकर्मक क्रिया से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है तो वो अक्सर सकर्मक बन जाती है। जैसे बच्चा दौड़ता है, यहां दौड़ना अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं है। हाँ। लेकिन जब हम कहते हैं माँ बच्चे को दौड़ाती है, हाँ, तो दौड़ाना जो प्रथम प्रेरणार्थक है वो सकर्मक क्रिया बन गई और बच्चा यहां कर्म बन गया। अच्छा। इसी तरह कोच खिलाड़ी को दौड़वाता है, इसमें दौड़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक भी सकर्मक है। तो प्रेरणार्थक बनाने की प्रक्रिया में क्रिया की प्रकृति भी बदल सकती है। हाँ। जैसे सोना अकर्मक है, उससे बना सुलाना सकर्मक और सुलवाना भी सकर्मक। सोना, सुलाना, सुलवाना। हाँ। और गिरना जो अकर्मक है, उससे गिराना सकर्मक और गिरवाना भी सकर्मक। कमाल है। मतलब सिर्फ काम करवाने का भाव ही नहीं जुड़ता, क्रिया का पूरा स्वभाव ही बदल सकता है। चलिए अब कुछ वाक्यों में इनके इस्तेमाल को देखते हैं। स्रोतों में कई अच्छे उदाहरण थे जो इस पूरी तस्वीर को और साफ करते हैं। हाँ, वाक्यों से ही इनका असली रंग पता चलता है। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण था, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। यहां साफ है कि सरपंच ने खुद कुदाल लेके खुदाई नहीं की, बल्कि किसी और से करवाया। बनवाया द्वितीय प्रेरणार्थक, ये काम करवा रहा है। बिल्कुल। और सोचिए, अगर वाक्य होता सरपंच ने गांव में तालाब बनाया, तो मतलब कितना अलग होता। शायद वो खुद भी मेहनत में शामिल थे, या शायद ये वाक्य ही अधूरा लगता। बनवाया यहां अधिकार, अथॉरिटी और काम सौंपने, डेलीगेशन का भाव भी ला रहा है। हाँ, ये बात तो है। एक और उदाहरण था, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। यहां भी लिखवाई द्वितीय प्रेरणार्थक बता रहा है कि लिखने का काम पायल ने किया, लेकिन प्रेरणा राधा की थी। ये स्पष्ट कर देता है कि कर्ता कौन है और असल में क्रिया किसने की। हाँ, और इस वाक्य में दोनों कर्ता, प्रेरक यानी राधा और प्रेरित यानी पायल मौजूद हैं। यह हमेशा जरूरी नहीं होता। जैसे मैंने नौकर से खाना बनवाया, यहां प्रेरक कर्ता मैंने है और प्रेरित कर्ता नौकर। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने खाना बनवाया, तो भी ये प्रेरणार्थक ही है। बस प्रेरित कर्ता मतलब किससे बनवाया उसका उल्लेख नहीं है, पर समझा जा सकता है। अच्छा, हमारी स्रोतों में और भी उदाहरण थे। माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया, ये भेजना से भिजवाना हुआ है ना? हाँ, भेजना से भिजवाना। जमींदार किसानों से खेत जुतवाते हैं, ये जोतना से जुतवाना। जी। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, पढ़ना से पढ़वाना। सही। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, करना से करवाना। बिल्कुल। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, लिखना से लिखवाना। हाँ। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, मांगना से मंगवाना। ये सब वाक्य दिखाते हैं कि काम कोई और कर रहा है। और अगर हम राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है वाले वाक्य को देखें, तो इसमें राम का अधिकार या कम से कम अनुरोध तो साफ झलकता है लक्ष्मण पर। प्रेरणार्थक क्रिया सिर्फ ये नहीं बताती कि काम किसने किया, बल्कि किरदारों के बीच के संबंध और स्थिति के बारे में भी इशारा कर सकती है। क्या राम लक्ष्मण से बड़े हैं? क्या वो उनके बॉस हैं या सिर्फ दोस्त हैं जो मदद मांग रहे हैं? क्रिया का चुनाव, ये जो लिखवाता है का चुनाव है, इन सब बारीकियों को प्रभावित कर सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ व्याकरण का नियम नहीं, बल्कि सामाजिक संकेतों से भी जुड़ा है। कमाल है। अब जैसा कि हमारे स्रोत इशारा कर रहे थे, खासकर वो जो परीक्षा की तैयारी वाले लग रहे थे, अक्सर इन क्रियाओं को पहचानने के लिए कहा जाता है। मतलब कई सारी क्रियाएं दे दी जाती हैं और उनमें से प्रेरणार्थक छांटनी होती हैं। हाँ, परीक्षाओं में ये आम सवाल होता है। अक्सर विकल्प में सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ऐसी दूसरी क्रियाओं के साथ प्रेरणार्थक क्रिया दे दी जाती है। जैसे आपको चलना, लिखना, पढ़ाना, सोना में से प्रेरणार्थक पहचानने को कहा जा सकता है। हाँ,
यहाँ पढ़ाना होगा, हाँ यहाँ पढ़ाना सही जवाब होगा। हाँ या फिर सिर्फ एक शब्द देकर पूछा जा सकता है कि ये कौन सी क्रिया है। हाँ जैसे जगाना, दिलवाना, सुनाना, दौड़ाना, गिराना, ये सब प्रेरणार्थक के उदाहरण हैं जो स्रोतों में दिए गए हैं। एक स्रोत में क्रिया के भेदों का वर्गीकरण भी था। रचना के आधार पर अकर्मक और सकर्मक, और प्रयोग के आधार पर प्रेरणार्थक, संयुक्त, नामधातु, पूर्वकालिक, सामान्य क्रिया। ये वर्गीकरण कहाँ फिट होता है? इसका क्या मतलब है? ये वर्गीकरण हमें भाषा के पूरे नक्शे में प्रेरणार्थक क्रिया की जगह समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि क्रियाओं को अलग अलग आधार पर कैसे बांटा जा सकता है। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण इस बात पर ध्यान देता है कि क्रिया वाक्य में क्या भूमिका निभा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया की भूमिका यही है, ये दिखाना कि कर्ता खुद काम ना करके किसी और से करवा रहा है। इसे पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि हम वाक्य का सही अर्थ समझ सकें। कौन किससे काम करवा रहा है, ये जाने बिना भ्रम हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? क्या टेक अवेज हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि प्रेरणार्थक क्रिया का इस्तेमाल तब होता है जब कर्ता पर्दे के पीछे रहकर किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ काम होना नहीं बताता, बल्कि काम करवाया जाना बताता है। हाँ, ये करवाया जाना वाला भाव। और दूसरी बात, ये बनती कैसे है? मूल धातु में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे कराना, पढ़ाना, लिखाना। बिल्कुल। और वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक, जैसे करवाना, पढ़वाना, लिखवाना। और तीसरी अहम बात जो हमने डिस्कस की कि ये आना और वाना वाले रूप सिर्फ बनावट का फर्क नहीं है, बल्कि अर्थ में भी सूक्ष्मता लाते हैं। आना वाला रूप अक्सर थोड़ी ज्यादा सीधी प्रेरणा या कर्ता की भागीदारी दिखाता है, हाँ। जबकि वाना वाला रूप थोड़ी अप्रत्यक्षता या माध्यम का इस्तेमाल सुझाता है। और ये भी कि ये सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं से बन सकती हैं, और अक्सर अकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक बनने पर सकर्मक हो जाती हैं। बिल्कुल। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो प्रेरणार्थक क्रियाओं को समझने में मदद करती हैं। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं, बल्कि ये समझने की बात है कि हम भाषा का इस्तेमाल करके दुनिया को कैसे देखते और बयान करते हैं। क्या हम खुद करते हैं या दूसरों से करवाते हैं, और इसका मतलब क्या निकलता है। तो ये थी प्रेरणार्थक क्रियाओं पर हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है कि इस बातचीत से ये विषय थोड़ा और दिलचस्प और समझने में आसान लगा होगा। और शायद अगली बार जब कोई कराना या करवाना जैसा कोई शब्द सुने या पढ़े तो उसके पीछे छिपे मतलब की परतों पर भी ध्यान जाए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति सामान्य क्रिया जैसे मैंने पत्र लिखा, इसकी जगह प्रेरणार्थक क्रिया जैसे मैंने क्लर्क से पत्र लिखवाया का इस्तेमाल करता है, तो इससे सिर्फ काम का तरीका ही नहीं बदलता, बल्कि बोलने वाले के अधिकार, उसकी स्थिति या शायद उसकी मंशा के बारे में भी क्या पता चलता है। खासकर जब बात अधिकार जताने, काम सौंपने या यहां तक कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए राजी करने की हो। इन क्रियाओं का चुनाव हमारे संवाद को कितनी गहराई दे सकता है, इस पर विचार करना भाषा की समझ को और बढ़ाएगा। नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण की एक कह सकते हैं एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो अक्सर नजर आती है, पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। ये है पूर्वकालिक क्रिया। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल हैं, खासकर वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होते हैं ना, उनमें इसकी डेफिनेशंस और खूब सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो आज का हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, ये पूर्वकालिक क्रिया का जो कॉन्सेप्ट है इसे अच्छे से समझना है। आखिर ये है क्या चीज़, वाक्यों में इसे पहचानते कैसे हैं, और भाई हिंदी सही बोलने लिखने के लिए इसे जानना ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं फिर इसे समझना। तो सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल, ये पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है? सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है, पर देखिए ये असल में भारी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सहज चीज है। जो हमारे स्रोत हैं उनकी परिभाषा अगर देखें तो जब कर्ता मतलब वाक्य में जो काम कर रहा है वो एक काम एक क्रिया पूरी तरह खत्म कर लेता है और फिर बिना किसी गैप के फौरन ही किसी दूसरे काम में लग जाता है, तो वो जो पहली वाली क्रिया खत्म हुई ना, बस उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पूर्वकालिक यानी पहले के समय में हुई जो क्रिया पहले हो गई। अच्छा, मतलब एक काम खत्म और फट से दूसरा शुरू। हाँ, ये तो आसान लगा, पर वाक्यों में से पकड़ने का कोई पक्का तरीका है? मैंने जो उदाहरण देखे ना स्रोतों में, उनमें एक चीज मुझे बार बार दिखी,
वो जो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, उसमें कर या करके जुड़ा हुआ था, जैसे आकर, कराकर, पढ़कर। क्या यही इसकी मेन पहचान है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कर या करके का जुड़ना जो है, ये सबसे आम और कह सकते हैं सीधा संकेत है पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का। ज्यादातर मामलों में आपको यही मिलेगा। लेकिन देखिए, व्याकरण में अक्सर ऐसा होता है ना कि नियम अपनी जगह है, पर उसका जो एसेंस है, उसकी आत्मा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहां पर वो एसेंस है क्रियाओं का क्रम, मतलब सीक्वेंस। सबसे जरूरी बात यह देखनी है कि क्या वाक्य में एक क्रिया पूरी हो चुकी है और क्या उसके ठीक बाद बिना किसी देर के दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहली वाली जो पूरी हो चुकी क्रिया है वही पूर्वकालिक है, कर या करके हो या ना हो। मतलब सीक्वेंस, क्रम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कर या करके तो बस एक इशारा है, कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमारे स्रोतों में दिए हैं। इससे बात और साफ हो जाएगी। पहला है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। यहाँ आकर का क्या रोल है? बिल्कुल। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। दो मेन क्रियाएं हैं इसमें, है ना? एक तो गीता का बाजार से आना और दूसरा उसका खाना पकाना। अब इनका क्रम देखिए। पहले कौन सी क्रिया पूरी होगी? जाहिर है आना। गीता पहले बाजार से आएगी और जैसे ही आने की क्रिया खत्म होगी वो खाना पकाने की क्रिया शुरू कर देगी। तो जो क्रिया पहले खत्म हुई, आना, उसका रूप आकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। और हाँ, इसमें कर भी लगा है जो हमारे उस आम पैटर्न से मैच भी करता है। ठीक है, ये तो एकदम साफ हुआ। अगला उदाहरण है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। इसमें भी कराकर है और वही सीक्वेंस दिख रहा है। हवन कराने का काम पहले हुआ, फिर कथा कहने का। एकदम सही। यहाँ भी कर्ता यानी पंडित जी, उन्होंने एक काम हवन कराना खत्म किया और फौरन दूसरे काम कथा कहने में लग गए। तो कराकर यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। ये दोनों उदाहरण आकर और कराकर उस आम पैटर्न को दिखाते हैं जहां धातु में कर या करके जुड़ा है और क्रियाओं का जो तात्कालिक क्रम है वो भी बिल्कुल साफ है। लेकिन अब आता है एक मजेदार उदाहरण जिसने मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया। वाक्य है, चोर उठ भागा। इसमें तो न कर लगा है न करके। तो क्या ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है या यहाँ नियम बदल गया? हाँ, ये बेहतरीन उदाहरण है और यही उस बात को साबित करता है जो हमने अभी कही थी कि सिर्फ कर या करके के पीछे नहीं भागना है। क्रम और मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। चोर उठ भागा का असल मतलब क्या है, जरा सोचिए। इसका मतलब है चोर उठकर भागा, है ना? यहाँ भी दो क्रियाएं एक के बाद एक तुरंत हो रही हैं। पहले चोर उठा, मतलब उठने की क्रिया पूरी हुई, और फिर फौरन भागा, भागने की क्रिया शुरू हुई। तो यहाँ ये उठ शब्द ही पूर्वकालिक क्रिया का काम कर रहा है, भले ही उसमें कर प्रत्यय दिख ना रहा हो। क्रिया का पहले समाप्त होना, बस यही मुख्य पहचान है। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि पूर्वकालिक का मतलब है पहले से हुआ। अच्छा, हाँ, अब बात बिल्कुल साफ हुई। तो कर या करके बस एक हेल्पिंग साइन है। असली चाबी तो क्रियाओं के क्रम और उनकी बीच के उस इमीडिएटी वाले संबंध में है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। राजन पढ़कर सो गया और एक और ले लेते हैं, रोहन चाय पीकर बैठ गया। ये दोनों तो काफी सीधे लग रहे हैं उसी कर वाले पैटर्न पर। हाँ, ये दोनों उदाहरण तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और उसी बेसिक सिद्धांत को दिखाते हैं। राजन पढ़कर सो गया में पहले पढ़ने का काम खत्म हुआ, पढ़कर, फिर तुरंत सोने का काम शुरू हुआ। रोहन चाय पीकर बैठ गया में पहले चाय पीने का काम खत्म हुआ, पीकर, फिर तुरंत बैठने का काम शुरू हुआ। तो दोनों में पहली क्रिया पढ़कर, पीकर पूर्वकालिक है। ये यही दिखाते हैं कि कर्ता ने एक एक्शन पूरा किया और बिना रुके दूसरे में चला गया। लेकिन एक और वाक्य है जिसने मुझे थोड़ा सा उलझा दिया। वो है, अब पढ़कर क्या होगा। यहाँ कर्ता कोई दूसरा काम तुरंत शुरू तो नहीं कर रहा है ना? क्या ये परिभाषा से थोड़ा अलग नहीं है? ये पूर्वकालिक क्रिया कैसे हुई फिर? क्योंकि ये दिखाता है कि पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल सिर्फ दो लगातार होने वाले कामों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा थोड़ा और बड़ा है। इस वाक्य में देखिए, पढ़कर यह बता रहा है कि पढ़ने की क्रिया के समाप्त हो जाने की स्थिति के बाद, उस सिचुएशन के बाद क्या होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। यानी जोर इस बात पर है कि पढ़ने का एक्शन अब पूरा हो चुका है और उस पूरे हो चुके एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आगे की बात हो रही है। यहां भी पढ़ना क्रिया पहले हो चुकी है, भले ही उसके ठीक बाद कोई फिजिकल क्रिया ना हो रही हो। हमारे स्रोतों में एक मिलता जुलता उदाहरण भी था। उसने नहाकर भोजन किया।
यहां भी नहाने की क्रिया खत्म हुई, उसके बाद भोजन करने की क्रिया हुई। तो सिद्धांत वही है, एक क्रिया का पहले पूरा होना। समझ गई। तो मतलब ये हुआ कि पूर्वकालिक क्रिया सिर्फ ये नहीं बताती कि कर्ता एक काम के बाद दूसरा कर रहा है, बल्कि ये भी बता सकती है कि एक काम पूरा हो चुका है और अब उस स्थिति से, उस रेफरेंस पॉइंट से आगे बात बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने परिभाषा समझ ली, पहचानना सीख लिया, कुछ ट्रिकी उदाहरण भी देख लिए, पर अब बड़ा सवाल, ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ स्कूल या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर लाने के लिए, या इसका भाषा के रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी कोई गहरा महत्व है? नहीं, सिर्फ परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है इसका मतलब। हाँ, वहां ये जरूर काम आता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं। हाँ। लेकिन इसके कई गहरे और व्यवहारिक कारण हैं। पहला तो जैसा हमने देखा, ये वाक्य में क्रियाओं का सही क्रम और उनके बीच का जो टाइम रिलेशन है उसे समझने में मदद करता है। कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा ठीक बाद में। दूसरा, हिंदी को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए वाक्यों को क्लियर और मीनिंगफुल बनाने के लिए इसका ज्ञान जरूरी है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर सोचें, तीसरा कारण है भाषा की, कह सकते हैं, एफिशिएंसी और फ्लो। दो अलग अलग वाक्य कहने के बजाय, जैसे रोहन ने चाय पी फिर वह बैठ गया, हम कहते हैं रोहन चाय पी कर बैठ गया। देखिए, बात छोटी हो गई ना, ज्यादा सधी भी लगी और फ्लो भी बेहतर हुआ। पूर्वकालिक क्रिया हमें कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की सुविधा देती है। ये भाषा को कंसाइज और कुशल बनाती है। और चौथा कारण जुड़ा है कथा या वर्णन के प्रभाव से। जब हम कहते हैं वह नहाकर बाहर आया, तो नहाने और बाहर आने के बीच एक इमीडिएसी, एक तात्कालिकता का भाव पैदा होता है ना? ये दो क्रियाओं को कसकर जोड़ देता है। इससे पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में घटनाओं का एक जुड़ा हुआ चित्र बनता है। ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये वर्णन को जीवंत बनाने का एक तरीका भी है। हाँ, ये बात तो है। चोर उठा फिर भागा कहने में और चोर उठ भागा कहने में वाकई जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। दूसरे वाले में ज्यादा तेजी और अचानकपन सा लगता है। बिल्कुल, यही तो शैलीगत प्रभाव है, स्टाइल का असर है। और एक और बात जो अक्सर सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है, वो है आम गलतियां। हाँ, कई बार लोग पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल तब भी कर देते हैं जब दो क्रियाओं के बीच काफी गैप होता है, या जब क्रम उतना क्लियर नहीं होता, या फिर क्रिया का रूप गलत बना देते हैं। इसलिए इसे सही ढंग से समझना इन आम गलतियों से बचने में भी मदद करता है। जैसे अगर कोई कहे वो दिल्ली जाकर अगले हफ्ते लौटा, तो यहाँ जाकर पूर्वकालिक क्रिया का सही प्रयोग नहीं माना जाएगा, क्योंकि लौटने की क्रिया तुरंत नहीं हुई, उसमें एक हफ्ते का गैप आ गया। हाँ, ये बहुत काम की बात बताई आपने, आम गलतियों वाली। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का अगर निचोड़ निकालें तो ये कह सकते हैं, पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया है जो वाक्य की मुख्य क्रिया से ठीक पहले पूरी हो जाती है। ये हमें बताती है कि कर्ता ने एक काम निपटाया और फौरन दूसरे में लग गया। पहचानने का आम संकेत धातु में कर या करके है, लेकिन असली पहचान क्रियाओं के क्रम और उनके बीच के तात्कालिक संबंध से होती है, जैसा उच्च भागा वाले केस में हमने देखा। और इसका महत्व सिर्फ व्याकरण के नियमों तक नहीं, बल्कि भाषा को कुशल, प्रवाहमय और प्रभावशाली बनाने तक फैला हुआ है। एकदम सही सार निकाला आपने। ये सिर्फ एक व्याकरण का नियम भर नहीं है, बल्कि ये वाक्यों में घटनाओं के ताने बाने को बुनने का एक महत्वपूर्ण धागा है। ये दिखाता है कि कैसे एक एक्शन दूसरे के लिए जमीन तैयार करता है, कैसे समय आगे बढ़ता है और कैसे भाषा विचारों और घटनाओं को कम से कम शब्दों में प्रभावी ढंग से पेश करती है। ये क्रियाओं के बीच के रिश्ते को समझने का एक लेंस है, एक नजरिया है। हमने ये तो समझा कि पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल कैसे भाषा को संक्षिप्त और तात्कालिक बनाता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और विचार आ रहा है। सोचते सोचते, क्या कभी ऐसा भी होता होगा कि लेखक या वक्ता जानबूझकर, मतलब स्टाइल के लिए, पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल न करे जबकि वो कर सकता था? जैसे चोर उठ भागा की जगह शायद वो लिखना चाहे चोर उठा और फिर एक पल रुककर वो भागा। शायद दो अलग वाक्यों का प्रयोग करके वो उठने की क्रिया पर या भागने से पहले के उस छोटे से पल पर ज्यादा जोर देना चाहता हो, या घटनाओं के बीच जानबूझकर एक छोटा सा ठहराव, एक पॉज पैदा करना चाहता हो। मतलब जैसे पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल एक शैलीगत चुनाव है, क्या उसका इस्तेमाल न करना भी एक सोचा समझा शैलीगत चुनाव हो सकता है? भले ग्रामर के हिसाब से इस्तेमाल संभव हो, इस पर भी सोचा जा सकता है ना? नमस्कार। नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम
हिंदी व्याकरण के काफी दिलचस्प पहलू पर गौर करने वाले हैं। हाँ, नाम धातु क्रिया। बिल्कुल, नाम धातु क्रिया। सुनने में थोड़ा सा शायद तकनीकी सा लगता है ये शब्द। हाँ, लगता तो है। तो हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये असल में कुछ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे लोअर आई 2015, यूपीएसएससी वन रक्षक 2018, वीडियो री एग्जाम 2023, और भी हैं कनिष्ठ सहायक 2023, यूपीएसआई 2021। इनमें जो सवाल पूछे गए थे उन्हीं पर आधारित है। अच्छा, तो प्रामाणिक स्रोत है हमारे पास। बिल्कुल। तो आज का मकसद मतलब सीधा सा है, ये समझना कि ये नाम धातु क्रियाएं आखिर हैं क्या भला, हाँ, बनती कैसे हैं और वाक्यों में पहचानेंगे कैसे इनको। ये पहचानना सबसे जरूरी है। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। बिल्कुल। नाम धातु क्रिया, जैसा आपने कहा, शब्द थोड़ा तकनीकी है, पर मुझे लगता है ये भाषा की रचनात्मकता का एक बढ़िया उदाहरण है। सही कहा। देखते हैं इन सवालों से क्या सीखने को मिलता है। तो पहला सवाल जो मतलब कई परीक्षाओं में घुमा फिरा कराया है, वो उदाहरणों से जुड़ा है। एक सीधा सवाल था, हथियाना और चिकनाना ये किस तरह की क्रियाएं हैं? और विकल्प थे नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। और जैसा कि इन स्रोतों में स्पष्ट है, सही जवाब है नाम धातु क्रिया। अच्छा। और इसकी परिभाषा ही मतलब कुंजी है। देखिए, ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों से बनती है ना, हाँ, उसी को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ओ, तो मतलब शब्दों के नाम से संज्ञा, सर्वनाम या फिर गुण बताने वाले विशेषण से ही क्रिया बन गई। बिल्कुल। जैसे स्रोत के उदाहरण देखें। हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा है। हाँ, संज्ञा है शरीर का अंग। उससे क्रिया बन गई हथियाना, मतलब कब्जा कर लेना। ये एक विशेषण है, गुण बताता है। हाँ, चिकना। उससे क्रिया बनी चिकनाना, मतलब किसी चीज को चिकना करना। अरे वाह, ये तो सच में भाषा की अपनी एक कलाकारी है, शब्दों से ही क्रिया बना लेना। बिल्कुल सही। और ये दिखाता है कि भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो जरूरत के हिसाब से खुद को ढालती है, नए शब्द बनाती है। स्रोत में इसी पैटर्न को समझाने के लिए कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे लात। लात, अच्छा, वो भी संज्ञा है। हाँ, लात संज्ञा से क्रिया बनी लतियाना। ओ। और गरम, जो एक विशेषण है, हाँ, गरम, उससे क्रिया बनी गरमाना। गरमाना, ठीक है। ये उदाहरण इस प्रक्रिया को और साफ कर देते हैं कि कैसे ये मूल शब्द जो खुद क्रिया नहीं है, वो क्रिया का रूप ले रहे हैं। अक्सर ये आना प्रत्यय जुड़ता हुआ दिख रहा है इनमें। हाँ, बिल्कुल। हथियाना, बथियाना, चिकनाना, लथियाना, गरमाना, इन सब में आना प्रत्यय दिख रहा है। ये पैटर्न समझना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये पैटर्न तो काफी साफ है, पर सवाल यह है कि जब ये वाक्य में इस्तेमाल होते हैं तब कैसे पहचानेंगे? क्या ये हमेशा इतने सीधे साधे दिखते हैं? स्रोत में शायद कोई वाक्य वाला सवाल भी था। हाँ, बिल्कुल था। एक प्रश्न था जिसमें पूछा गया था कि भाई नीचे दिए गए वाक्यों में से किसमें नामधातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। अच्छा। और वाक्य थे जैसे माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, एक था मोर नाच रहा है, फिर मैं कपड़े धोकर खेलने गया, और एक वाक्य था उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। ओके, तो इसमें सही जवाब कौन सा था? शोध के अनुसार सही विकल्प था उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। अच्छा, हथिया ली। तो अब इसे पहचानेंगे कैसे? मतलब प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, वाक्य की क्रिया है हथिया ली, है ना? हाँ। इसमें जो मुख्य क्रिया शब्द है वो है हथिया। हथिया, ठीक। अब हमें जाना होगा इसके मूल शब्द पर। हथिया शब्द किससे बना है? ये तो हाथ से बना है। बिल्कुल। और हाथ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण? हाथ तो संज्ञा है। सही। तो क्योंकि क्रिया हथिया का निर्माण संज्ञा हाथ से हुआ है, इसीलिए यह है नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। स्रोत में भी यही तर्क दिया गया है। अच्छा, तो मतलब वाक्य में क्रिया देखो, उसके मूल रूप तक जाओ और पता करो कि वो मूल शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण तो नहीं। अगर है तो वो नाम धातु क्रिया है। हाँ, बिल्कुल यही तरीका है। जैसे हथिया ली में हथिया का मूल हाथ निकला, जो संज्ञा है। ये तरीका तो स्पष्ट लग रहा है। हाँ, मुख्य तरीका यही है। हालांकि कभी कभी रूप थोड़ा अलग भी हो सकता है, जैसा हम शायद आगे देखें, पर सिद्धांत यही है, क्रिया के स्रोत शब्द की प्रकृति को पहचानना। बिल्कुल। और इसी बात को पक्का करने के लिए एक और सवाल था जो सीधे परिभाषा ही पूछ रहा था, शायद यूपीएसआई 2021 में। हाँ, बिल्कुल सवाल था, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? और विकल्प थे मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक धातु। और इसका जवाब तो अब तक की बातचीत से साफ है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर नाम धातु ही है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात और सामने आई। क्या?
इस सवाल के जवाब की जो व्याख्या दी गई है स्रोत में, उसमें कुछ और उदाहरण भी दिए हैं जो थोड़े से अलग हैं। अलग उदाहरण कैसे? जैसे निराश होना और लाठी मारना। निराश होना हम्म, और लाठी मारना, ये तो हथियाना या बतियाना जैसे नहीं लग रहे। नहीं लग रहे हैं ना? उनमें तो आना लगाकर एक शब्द बन रहा था। यहाँ तो दो अलग शब्द दिख रहे हैं, निराश जो विशेषण है और होना जो क्रिया है, या फिर लाठी संज्ञा और मारना क्रिया। तो इन्हें भी नाम धातु के दायरे में क्यों रखा है स्रोत ने? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और गहरा हो जाता है। स्रोत इन्हें शायद नाम धातु क्रिया के संदर्भ में इसलिए रख रहा है क्योंकि जो क्रिया का मुख्य भाव है, अच्छा, वो संज्ञा या विशेषण से आ रहा है और वो किसी सहायक क्रिया होना, मारना के साथ जुड़कर एक खास क्रिया वाला अर्थ दे रहा है। भले यहाँ हथियाना की तरह एक शब्द नहीं बना, पर क्रिया का बनना तो संज्ञा या विशेषण पर ही आधारित है। मतलब जैसे लाठी मारना का मतलब सिर्फ मारना नहीं, बल्कि लाठी से मारना है। क्रिया का जो तरीका है वो लाठी संज्ञा से पता चल रहा है। बिल्कुल। इसी तरह निराश होना में जो अवस्था है, निराश जो विशेषण है, वो क्रिया होना के साथ जुड़कर भाव बता रही है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाम धातु क्रिया सिर्फ आना प्रत्यय वाले शब्दों जैसे हथियाना, बतियाना तक ही सीमित नहीं है। लगता तो यही है, स्रोत के इन उदाहरणों से तो यही संकेत मिल रहा है। ये उन क्रिया समूहों पर भी लागू हो सकती है जहां एक संज्ञा या विशेषण किसी क्रिया के साथ मिलकर एक खास मतलब बना रहा हो। हाँ, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि ये जो व्याकरण के वर्गीकरण होते हैं ना, ये कभी-कभी बहुत सख्त नहीं होते। भाषा के प्रयोग के आधार पर इनमें लचीलापन होता है। सही बात है। मुख्य बात यह है कि क्रिया का आधार संज्ञा या विशेषण है। हमें सिर्फ शब्द के रूप पर नहीं, बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया और अर्थ पर भी ध्यान देना होगा। ये वाकई एक बहुत जरूरी बारीकी है, क्योंकि हम अक्सर नियमों को बहुत कठोर मान लेते हैं। ये उदाहरण दिखाता है कि भाषा कैसे काम करती है, कैसे अलग अलग तरीकों से भाव व्यक्त किए जाते हैं। सही कहा। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, खासकर परीक्षा में। कौन सा मुद्दा? नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में कई बार शब्द जुड़ते हुए दिखते हैं। स्रोत में शायद इससे जुड़ा सवाल भी था। हाँ था। यूपीएसएससी वन रक्षक परीक्षा का सवाल था कि इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ओके, और विकल्प क्या थे? विकल्प थे अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक और नाम बोधक। और सही जवाब था नाम बोधक। तो इसका क्या मतलब हुआ? नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बिल्कुल यही मतलब है। हमें दो मिलते जुलते लगने वाले शब्द नाम धातु और नाम बोधक, इनके बीच का अंतर साफ समझना होगा। स्रोत ये साफ कर रहा है कि नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अब पहले ये समझें कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। हाँ, बताइए। जब दो या दो से ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक ही काम का बोध कराएं, जैसे वह पढ़ सकता है। यहाँ पढ़ना और सकना दो क्रियाएं मिलकर एक काम बता रही हैं। अच्छा। या जैसे गाड़ी चल पड़ी, चलना और पढ़ना। बिल्कुल। तो ये हैं संयुक्त क्रियाएं और इनके कई भेद होते हैं। जैसा कि उस सवाल के विकल्पों में दिए थे, अवकाश बोधक, वह जाने पाया, निश्चय बोधक, वह कहे उठा, नित्यता बोधक, हवा चल रही है। ये सब संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिलती हैं एक काम बताने के लिए, और इसके कई प्रकार हैं। हाँ, और स्रोत कह रहा है कि नाम बोधक इन प्रकारों में से एक नहीं है। अब इसे नाम धातु क्रिया से जोड़िए। नाम धातु क्रिया जैसे हथियाना, बतियाना या वो लाठी मारना, निराश होना वाले उदाहरण, वो अपने आप में क्रिया का एक अलग प्रकार है। हाँ, जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होता है। सही। तो ये संयुक्त क्रिया के भेदों से अलग है। तो मतलब नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया, ये दो अलग अलग व्याकरण की श्रेणियां हैं। बिल्कुल। और नाम बोधक शब्द जो सुनने में नाम धातु जैसा लगता है, वो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। नाम धातु क्रिया बनने की प्रक्रिया संज्ञा विशेषण से बनना को बताता है, जबकि संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल को। बिल्कुल, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। नाम धातु क्रिया के स्रोत, सोर्स पर आधारित है संज्ञा या विशेषण, जबकि संयुक्त क्रिया क्रियाओं के संयोजन, कॉम्बिनेशन पर। और नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है,
ये तथ्य याद रखना चाहिए। ध्वनि की समानता के कारण कंफ्यूजन हो सकता है, पर हैं दोनों अलग चीजें। हाँ बिल्कुल। ये स्पष्टीकरण तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही काम का होगा, जहां ऐसे मिलते जुलते विकल्प देकर फंसाया जा सकता है। निश्चित रूप से व्याकरण की इन बारीकियों को समझने से न सिर्फ परीक्षा में मदद मिलती है, बल्कि भाषा की एक गहरी समझ भी बनती है। हम देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग नियमों और प्रक्रियाओं से हमारी भाषा इतनी समृद्ध हुई है। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे एक बार समेट लेते हैं। हमने समझा कि नाम धातु क्रियाएं वो हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती हैं। हाँ, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, और भी थे लात से लतियाना, गरम से गरमाना। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि वाक्य में इन्हें पहचानने के लिए क्रिया के मूल शब्द की प्रकृति देखनी होती है। जैसे उसने संपत्ति हथिया ली में हथिया का मूल हाथ संज्ञा है। सही। इसके अलावा एक दिलचस्प बात और सामने आई कि स्रोत के अनुसार निराश होना या लाठी मारना जैसे प्रयोग, जहां संज्ञा या विशेषण क्रिया के साथ जुड़कर विशेष अर्थ दे रहे हैं, उन्हें भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। हाँ, भले ही वो आना प्रत्यय वाले एक शब्द ना हो। और आखिर में हमने एक बहुत जरूरी अंतर स्पष्ट किया कि नाम धातु क्रिया संयुक्त क्रिया जैसे पढ़ सकता है, चल पड़ा से अलग है। हाँ, संयुक्त क्रिया के अपने भेद है, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक वगैरह, लेकिन नाम बोधक उनमें से एक नहीं है। ये दो अलग श्रेणियां हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो हिंदी की क्रिया प्रणाली काफी विविध है, लचीली है, आपसे नए रास्ते खोज लेती है। बिल्कुल। और व्याकरण के इन नियमों को जानना सिर्फ अकादमिक कवायद नहीं है, ये हमें भाषा को ज्यादा सचेत होकर इस्तेमाल करने और उसकी तारीफ करने में मदद करता है। हाँ, सही कहा। जरा सोचिए, जब हम रोजमर्रा में शर्माना शर्म संज्ञा से, अपनाना अपना सर्वनाम से, या मान लीजिए फिल्माना फिल्म संज्ञा से जैसे शब्द बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो हम अनजाने में ही नाम धातु क्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही बात है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। तो ये ज्ञान हमारी भाषा पर पकड़ को मजबूत करता है, चाहे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या बस अपनी भाषा को बेहतर समझना चाहता हो। ये एक अहम सवाल भी उठाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में मौजूद ऐसी कितनी व्याकरणिक संरचनाओं पर ध्यान देते हैं। नाम धातु क्रियाओं का होना ही ये दिखाता है कि भाषा लगातार विकसित हो रही है, नए भावों को बताने के लिए नए तरीके बना रही है। हाँ, और ये प्रक्रिया रुकी नहीं है। आज भी नए संज्ञा या विशेषण शब्दों से क्रियाएं बन सकती हैं, खासकर जैसे तकनीक आ रही है, नए सामाजिक संदर्भ बन रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा अभ्यास छोड़ जाते हैं। अच्छा, क्या? जरा सोचिए, अपनी रोजमर्रा की बातचीत या लिखने में आप और कौन-कौन सी नाम धातु क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उनके मूल संज्ञा या विशेषण शब्द को पहचान सकते हैं? जैसे क्या गुस्साना, गुस्सा से, थरथराना, थरथर अनुकरणात्मक शब्द से, जिसे संज्ञा या अव्यय माने, झुठलाना, झूठ से, क्या ये भी इसी श्रेणी में आएंगे? हाँ, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। ये अभ्यास न सिर्फ नाम धातु क्रिया की समझ को पक्का करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि हमारी भाषा कितनी गतिशील और समृद्ध है और कैसे वो लगातार हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद को ढालती रहती है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है नाम धातु क्रिया की ये पड़ताल आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं और खास तौर पे क्रिया यानी वर्ब, इस पे ध्यान देंगे। हमारे पास कुछ परीक्षाओं से कुछ सवाल जवाब हैं जो क्रिया के कुछ दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ, आप जानते हैं, परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से ये समझना है कि हिमली क्रियाएं कितनी लचीली हैं, कितनी ताकतवर हैं। हाँ, बिल्कुल। वो कैसे काम करती हैं, उनके अलग अलग रूप क्या मतलब देते हैं और कैसे वे हमारी बातचीत को ज्यादा सटीक और असरदार बनाती हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक आम सा वाक्य, वो चल सकता है। इसमें जो सकता है लगा है, वो सिर्फ चलने के बारे में नहीं, कुछ और भी बता रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं से क्रिया का जादू कह सकते हैं शुरू होता है। बिल्कुल। ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं कि हिंदी में क्रिया सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी बताती है कि काम करने की क्षमता है या नहीं, इजाजत है या नहीं, काम जरूरी है या नहीं, पक्का है या शक है,
कोई आदेश दे रहा है या फिर काम लगातार हो रहा है या आदत में शुमार है। अच्छा, ये सारे पहलू क्रिया के रूप में ही छिपे होते हैं। तो फिर उसी पहले वाक्य से शुरू करते हैं। हाँ, वह चल सकता है। हाँ, यहाँ सकता है क्या दिखा रहा है? ये क्रिया का शक्ति बोधक रूप है। अच्छा, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये काम करने की शक्ति, सामर्थ्य या कैपेबिलिटी दिखाता है। अच्छा, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकता है या हमारे उदाहरण में वह चल सकता है, मतलब उसमें चलने की क्षमता है। हाँ, ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट वो काम कर सकता है या नहीं। अच्छा, तो ये हुई क्षमता की बात। हाँ, लेकिन क्रियाएं तो आदेश देने के काम भी आती हैं। हाँ, जैसे अगर कोई कहे तुम बैठ जाओ, हाँ, ये किस तरह की क्रिया हुई? इसे विधि क्रिया कहते हैं। जी, ये वो क्रिया रूप हैं जिनसे आदेश यानी कमांड, आज्ञा, उपदेश, सुझाव, हाँ, सुझाव, या प्रार्थना, रिक्वेस्ट, इन सब का पता चलता है। तुम बैठ जाओ एक सीधा आदेश है, इसलिए ये विधि क्रिया है। सोचिए, बिना इस तरह की क्रिया के हम निर्देश कैसे देते? भाषा का एक जरूरी हिस्सा है ये। सही कहा। और कभी-कभी क्रियाएं सिर्फ आदेश या क्षमता नहीं, बल्कि बोलने वाले का नजरिया या मूड भी बताती हैं। जैसे एक वाक्य है, तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसमें जो मिलेगी का रूप है, वो क्या जाहिर कर रहा है? यहाँ एक शब्द वृत्ति का जिक्र आया था। ये क्या होता है? हाँ, वृत्ति या मूड, ये दरअसल क्रिया का वो पहलू है जो बताता है कि बोलने वाला उस बात को लेकर कितना निश्चित है, या वो कोई इच्छा जाहिर कर रहा है या संभावना बता रहा है। अच्छा, इस वाक्य में तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, यहाँ निश्चयार्थक वृत्ति है। निश्चयार्थक। हाँ, यानी बोलने वाला पूरी निश्चितता, सर्टेनिटी के साथ एक तथ्य बता रहा है, भले ही वो सुनने वाले को पसंद ना आए। इसमें कोई शक, संभावना या इच्छा नहीं, बल्कि एक सपाट बयान है। क्रिया का ये रूप बातचीत में स्पष्टता लाता है। दिलचस्प। यानी क्रिया सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है, ये तो मूड और निश्चय भी बता देती है। अच्छा, अब कुछ ऐसे वाक्यों पर आते हैं जहां एक से ज्यादा क्रिया शब्द एक साथ दिखते हैं। जैसे वो मेरे घर आया करता है, या भारत कहां से कहां आ गया है, या फिर लड़का पढ़ रहा था। इन्हें क्या कहते हैं? ये आम क्रियाओं से कैसे अलग हैं? इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं, कंपाउंड वर्ब। ये हिंदी की खासियत है। जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग मतलब वाली क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का भाव पूरी तरह से व्यक्त करती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें अक्सर पहली क्रिया मुख्य अर्थ देती है और दूसरी क्रिया उस अर्थ में कोई खासियत जोड़ देती है, जैसे काम पूरा हो गया, शुरू हो गया या लगातार हो रहा है। उदाहरण से समझाएंगे? जैसे रोहित ने खाना खा लिया, इसमें दो क्रियाएं कैसे काम कर रही हैं? बहुत अच्छा उदाहरण है ये। यहाँ खाना मुख्य क्रिया है और लेना, जिसका रूप लिया है, वो सहायक क्रिया है। लिया यहाँ काम के पूरा होने मतलब कंप्लीशन का भाव जोड़ रहा है। अच्छा, पूर्णता का। हाँ, सिर्फ खाया कहने से शायद उतनी जोरदार पूर्णता न पता चले जितनी खा लिया से चलती है। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह स्रोत के दूसरे उदाहरण देखें। चिड़िया उड़ा करती हैं। यहाँ उड़ना मुख्य है और करना आदत, हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। रोज का काम जैसे। हाँ, वह खाने लगा। यहाँ खाना मुख्य है और लगना काम के शुरू होने, इंसेप्शन का संकेत दे रहा है। शुरुआत। बिल्कुल। वह पेड़ से कूद पड़ा। कूदना मुख्य है और पड़ना अचानक या तेजी से होने वाले काम, सडननेस का भाव दे रहा है। ये संयुक्त क्रियाएं हिंदी को बहुत सूक्ष्म अंतर बताने की क्षमता देती हैं। ये तो कमाल है। यानी दो क्रियाएं मिलकर एक नया शेड ऑफ मीनिंग दे रही हैं। लेकिन मुझे एक उलझन है। कुछ वाक्यों में भी एक से ज्यादा शब्द दिखते हैं, पर उन्हें संयुक्त क्रिया नहीं माना गया। जैसे वह क्षण भर में आएगा या श्यामा जा रही है। इनमें आएगा या जा रही है को संयुक्त क्रिया क्यों नहीं कहते? ये एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, आएगा आना धातु प्लस एगा प्रत्यय भविष्य काल की सामान्य क्रिया है। हाँ, इसमें दो अलग क्रियाएं जुड़कर नया मतलब नहीं बना रही। ये सिर्फ भविष्य में होने वाले काम को बता रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं श्यामा जा रही है। यहाँ जा मुख्य क्रिया है और रही है सहायक क्रियाएं हैं जो काम के जारी रहने, कंटिन्यूएशन और वर्तमान काल को बता रही हैं। अच्छा, इसे व्याकरण में सातत्य बोधक पक्ष कहते हैं, यानी एक्शन इज इन प्रोग्रेस। सातत्य बोधक पक्ष। हाँ,
लेकिन ये उस तरह के संयुक्त क्रिया नहीं है जैसे कूद पड़ा, कूदना प्लस पढ़ना, या खा लिया, खाना प्लस लेना, जहां दो अलग मुख्य क्रियाओं जैसी धातुएं मिलकर एक नया एकीकृत क्रिया व्यातार बनाती हैं। जा रही है में रहना और होना व्याकरणिक सहायक ज्यादा हैं, जो काल और पक्ष बता रहे हैं। संयुक्त क्रिया में दोनों हिस्से मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं और अक्सर दूसरी क्रिया पहले के अर्थ में खास रंग भरती है। हाँ, अब ये फर्क ज्यादा साफ हुआ। तो मुख्य बात दो अलग क्रिया धातुओं के जुड़कर एक नया भाव बनाने की है। बिल्कुल। चलिए एक और मजेदार प्रयोग देखते हैं। वह अनेक बोलियां बोलता है। यहाँ बोलियां जो कर्म है और बोलता है जो क्रिया है, एक ही शब्द बोल से निकले लगते हैं। ये क्या कहलाता है? इसे सजातीय क्रिया कहते हैं, कॉग्निट वर्ब। सजातीय। हाँ। सती मतलब एक ही जाति या मूल का। यहाँ कर्म यानी ऑब्जेक्ट, हाँ, बोलियां हाँ, और क्रिया वर्ब बोलता है, हाँ, दोनों एक ही धातु बोल से हाँ, बने हैं हाँ, और एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। हाँ। ये भाषा में एक तरह का जोर या प्रभाव पैदा करता है। अच्छा। एक और आम उदाहरण है, हमने लड़ाई लड़ी हाँ, या उसने दौड़ दौड़ी। हाँ, ये सुना है। अंग्रेजी में भी ऐसा होता है, जैसे सिंग अ सॉन्ग या ड्रीम अ ड्रीम। अब जरा क्रिया के रूप बदलने पर आते हैं। जैसे हम अकर्मक क्रिया मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म नहीं होता, जैसे हंसना, सोना, हाँ, उससे सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, ये बना सकते हैं। जैसे चलना अकर्मक है पर चलाना सकर्मक है। ये कैसे होता है? हाँ बिल्कुल, हिंदी में ये संभव है और अक्सर होता है। मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर साधित सकर्मक धातु बनाई जाती हैं, कॉजिटिव या डिराइव्ड ट्रांजिटिव रूट। साधित सकर्मक धातु। हाँ, जैसे गिरना अकर्मक से गिराना सकर्मक, उड़ना अकर्मक से उड़ाना सकर्मक, चलना से चलाना। इनसे अक्सर प्रेरणार्थक क्रियाएं, कॉजिटिव वर्ब्स भी बनती हैं, जहां कर्ता खुद काम न करके किसी और से करवाता है। ओ, जैसे करवाना। हाँ, जैसे करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना। ये दिखाता है कि हिंदी क्रिया सिस्टम कितना लचीला है, जरूरत के हिसाब से क्रिया का रूप बदला जा सकता है। और कभी-कभी क्रिया को एक नहीं, दो कर्मों की जरूरत पड़ती है। हाँ, ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दो कर्मों, ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। दो कर्म? हाँ, स्रोत में उदाहरण है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। यहाँ पढ़ाता हूँ क्रिया है। अब सवाल पूछें, क्या पढ़ाता हूँ? वेद। जवाब है वेद। ये मुख्य कर्म है। अब पूछे किसे पढ़ाता हूँ? लड़के को। जवाब है लड़के को। ये गौण कर्म है। अच्छा, मुख्य और गौण। हाँ, क्योंकि यहाँ दो कर्म है, इसलिए पढ़ाता हूँ द्विकर्मक क्रिया है। क्रिया के इतने सारे रूप और काम। चलिए अब काल, टेंस और क्रिया की अवस्था एस्पेक्ट पर आते हैं। एक वाक्य है, राम ने खाना खाया होगा। इसमें खाया होगा क्या बता रहा है? ये पक्का नहीं लग रहा। आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। ये संदिग्ध भूतकाल है, डाउटफुल पास्ट टेंस। संदिग्ध मतलब शक वाला। हाँ, यानी काम तो भूतकाल में हुआ, खाया, लेकिन उसके होने पर शक है, पक्का यकीन नहीं है, होगा। ये अनिश्चितता जताने का एक तरीका है। और एक दूसरा वाक्य है, दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। यहाँ करती थी क्या दर्शा रहा है? ये भी भूतकाल है, पर क्या इसमें भी शक है? नहीं, इसमें शक नहीं है। यहाँ करती थी क्रिया के पक्ष, एस्पेक्ट को दर्शा रहा है, खासतौर पर अभ्यासद्योतक पक्ष। अभ्यासद्योतक पक्ष, ये पक्ष क्या चीज है? पक्ष बताता है कि काम किस तरह से हो रहा है या हुआ। क्या वो शुरू हुआ, चल रहा था, पूरा हो गया या आदत के तौर पर होता था। अच्छा। हाँ, अभ्यासद्योतक पक्ष का मतलब है कि वो काम आदतवश, हैबिचुअली या नियमित अभ्यास के तौर पर होता था। दीपा का लगातार पढ़ाई करना उसकी आदत थी। तो काल बताता है कि काम कब हुआ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हाँ, और पक्ष बताता है कि उस समय में काम कैसे हो रहा था, शुरू हुआ, जारी था, पूरा हुआ, आदत थी। बिल्कुल सही समझा आपने। स्रोत में पक्ष के और भी भेद बताए गए हैं, जिनसे काम के होने के ढंग का और भी बारीक पता चलता है। जैसे जैसे काम शुरू होने का भाव,
आरंभ द्योतक पक्ष, उदाहरण के लिए बच्चा रोने लगा है। हाँ। काम के जारी रहने का भाव, सातत्य द्योतक पक्ष, जैसे वह खाना बना रही है। काम में प्रगति या बढ़ोतरी, प्रगति द्योतक पक्ष, जैसे पेड़ बढ़ता जा रहा है। हाँ। काम के पूरा होने का भाव, पूर्णता द्योतक पक्ष, जैसे मेहमान जा चुके होंगे। अच्छा। हमेशा सच रहने वाली बात, नित्यता बोधक पक्ष, जैसे सूरज पूरब में उगता है। नित्यता बोधक, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा। हाँ बिल्कुल। और आदत वाला, अभ्यास से द्योतक पक्ष, जैसा दीपा वाले वाक्य में था। हाँ। ये सब दिखाता है कि हिंदी क्रिया सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देती, बल्कि बहुत गहराई से बताती है कि काम कैसे हुआ। ये तो वाकई क्रिया की बहुत गहरी समझ है। अच्छा, एक वाक्य और देखते हैं। सड़कें चौड़ी बनाई गईं। इसमें चौड़ी शब्द क्या है? ये क्रिया तो नहीं है, पर वाक्य का जरूरी हिस्सा लग रहा है। सही कहा। चौड़ी क्रिया नहीं है, ये पूरक है। पूरक। पूरक वो शब्द होते हैं जो वाक्य में आकर क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं। यहाँ बनाई गई मुख्य क्रिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ कहें सड़कें बनाई गईं, तो सवाल उठता है कैसी बनाई गई? कैसी? हाँ, चौड़ी शब्द इस सवाल का जवाब देकर वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है। ये कर्ता सड़कें की विशेषता बता रहा है जो क्रिया बनाई गई से जुड़ी है। और वो सबसे छोटा रूप क्रिया का जिससे सारे रूप बनते हैं, जैसे चलना में चल, पढ़ना में पढ़, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के इस मूल रूप को धातु कहते हैं। रूट, धातु? हाँ, चल, पढ़, खा, सो, गा, ये सब धातुएं हैं। इन्हीं में अलग अलग प्रत्यय, सफिक्सेस लगाकर क्रिया के अनगिनत रूप बनते हैं। चलता है, पढ़ेगा, खाया, सो रही है, गाओ। धातु क्रिया की बुनियाद है। एक और वाक्य है, चूड़ी अच्छी थी। इसमें थी का क्या काम है? ये तो कोई एक्शन नहीं बता रही। यहाँ थी एक योजक क्रिया है, लिंकिंग वर्ब। योजक क्रिया, जोड़ने वाली। हाँ, इसका काम कर्ता चूड़ी को उसके गुण या अवस्था अच्छी से जोड़ना है। ये होना क्रिया का भूतकाल रूप है और यहाँ स्थिति बता रही है, कोई काम करना या होना नहीं। अच्छा। अंग्रेजी में इज, एम, आर, वॉज, वर जैसा काम कर रही है ये। आखिर में एक शब्द कुछ के बारे में सवाल है। क्या कुछ शब्द क्रिया की तरह इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि कुछ शब्द क्रिया वर्ब का काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ, ये कई और भूमिकाएं निभाता है, जैसे संज्ञा नाउन की तरह, मुझे कुछ चाहिए, यहाँ कुछ किसी चीज की जगह आया है। हाँ। क्रिया विशेषण एडवर्ब की तरह, वह कुछ शर्मा गया, यहाँ कुछ शर्माने की क्रिया की मात्रा बता रहा है। कितना शर्माया? कुछ। बिल्कुल। और विशेषण एडजेक्टिव की तरह, कुछ लोग चले गए, यहाँ कुछ लोग संज्ञा की संख्या बता रहा है। अनिश्चित संख्या। हाँ, लेकिन ये खुद कभी क्रिया नहीं बन सकता। तो आज हमने हिंदी क्रिया के कितने अलग अलग रंग देखे। शक्तिबोधक मतलब क्षमता, विधि यानी आदेश, निश्चयार्थक वृत्ति यानी निश्चितता, संयुक्त क्रिया, क्रियाओं का मेल, सजातीय क्रिया जहां कर्म और क्रिया एक ही मूल के हैं। हाँ। संदिग्ध भूतकाल मतलब शक, क्रिया के पक्ष, काम का ढंग जैसे आदत, पूरक जो अर्थ पूरा करे, धातु क्रिया का मूल, योजक क्रिया जोड़ने वाली, और कुछ जैसे शब्दों की सीमाएं। ये सब समझने से हिंदी की समझ कितनी गहरी हो जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्याकरण के नियम जानना नहीं है। इन बारीकियों को समझने से हम अपनी बात ज्यादा सटीक ढंग से कह सकते हैं और दूसरों की बातों या लिखी हुई चीजों के सूक्ष्म अर्थों को बेहतर समझ सकते हैं। सही। ये दिखाता है कि क्रिया सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अर्थों का पूरा संसार है। ये बताती है कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, पक्का था या नहीं, करने वाले की नीयत क्या थी, क्षमता क्या थी। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हिंदी में जिस तरह क्रियाएं जुड़कर, जैसे संयुक्त क्रिया में, या रूप बदलकर साधित सकर्मक धातु की तरह नए और बारीक मतलब पैदा करती हैं। हाँ। ये लचीलापन विचारों को व्यक्त करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता होगा उन भाषाओं की तुलना में जहां क्रिया की बनावट शायद ज्यादा तयशुदा या कठोर होती है। ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में इतना ही।